हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संभव डिजिटल क्लासेज। आज इस लेक्चर में अपन मैथमेटिकल फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिकल फिजिक्स सेकेंड पेपर है अपना, उसके अंदर यूनिट 4 चैप्टर 8 की अपन शुरुआत कर रहे हैं। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स मानी परिसीमा मान समस्याएं। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या होता है, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो कि इस इक्वेशन में जो अपने पास आंशिक अवकल समीकरण होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को अपन सोल्व करेंगे। अब आंशिक अवकल समीकरण में क्या होते हैं, जब अपन इनका सॉल्यूशंस निकालते हैं तो उसमें कुछ कांस्टेंट्स वगैरह आते हैं। अब उन कांस्टेंट का एलिमिनेशन मतलब उनको अपन कैसे हटाएं, तो वो कैसे उनको जो हटाने का तरीका होता है ना, उसमें अपने को कुछ कंडीशंस दी हुई होती है जिसको अपन बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली क्या है कि कुछ डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस होगी अलग अलग, जैसे अपन कह देंगे लाप्लास इक्वेशन है, पाइसन इक्वेशन है, इसके अलावा अपन हेल्महोल्ट्ज समीकरण है, सबकी अलग अलग इक्वेशंस होगी। उन सभी को अपन अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखेंगे। जैसे अपने पास हो गया कार्टेशियन हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, इन सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन देखेंगे। ठीक है, स्फेरिकल हो गया। तो उसके लिए अपने को एक तो अपने को जितना भी लाप्लास है, लाप्लास संकारक है, उसका मान किस किस में पता होना चाहिए, कार्टेशियन में होना चाहिए, सिलेंडर में होना चाहिए माने बेलनी में होना चाहिए, और अपने पास एक होना चाहिए उसमें अपने पास स्फेरिकल या गोलीय निर्देश तंत्र में। मतलब इन तीनों निर्देश तंत्र में अपने पास उसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एक जनरल ट्रिक देखेंगे इनको याद करने की। तो इसमें ट्रिक ये रहती है कि अगर आपको इन सबका वैल्यू उसमें याद है कर्वीलिनियर माने वक्र रेखीय में, तो बाकी सारे इजीली निकल जाते हैं। अपन मोस्टली लाप्लास को ही यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो आप लाप्लास के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं यहां पर। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम मानी वक्र रेखी निर्देश तंत्र, ठीक है, तो वक्र रेखी निर्देश तंत्र के अंदर अपन लाप्लास का वैल्यू देखें तो इसमें समझना, जैसे अपन बात करें इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं ताकि आसान रहे। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो वक्र रेखी निर्देश तंत्र होता है उसमें किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने पास u1, u2 और u3 के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ बात करें, सपोज अपने को लिखना है del 2 t, ठीक है, जहां पे t कोई भी एक स्केलर अदिश क्वांटिटी हो जाएगी, अपने पास अदिश राशि हो जाएगी। अब यहां अगर अपन वैल्यू रखें तो बेसिकली 1/h1 h2 h3 del अपॉन del u1 h2 h3 अपॉन h1 del t अपॉन del u1, ये इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। सेकेंड टर्म देखें तो del अपॉन del u2, फिर h1 h3 अपॉन h2 del t अपॉन del u2। नेक्स्ट अगर अपन बात करें प्लस del अपॉन del u3 h1 h2 अपॉन h3 और del t अपॉन del u3, ये अपने पास बेसिकली कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लाप्लास का वैल्यू हो जाएगा। अब इसमें अपन फर्स्ट देखेंगे किसमें, कार्तीय के अंदर, कार्टेशियन के अंदर। तो कार्टेशियन जो अपने पास रहेगा माने कार्तीय निर्देशांक तंत्र, तो उसमें कुछ एक अजम पता होना चाहिए आपको। जैसे एक तो कोई भी पॉइंट है, ठीक है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं निर्देशांक वो एक्स वाई जेड के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि सिंपल जो u1 u2 u3 है ना, उसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, x y और z से रिप्लेस कर देंगे। इसके अलावा जो अपने पास h1 h2 h3 है, इनका जो वैल्यू होता है वो 1 1 1 होता है, इनको स्केल गुणक कहते हैं, स्केल फैक्टर। ठीक है, एंड अपने पास h1 1 h2 अपने पास 1 आ जाएगा, एंड जो h3 है उसका वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये अपने पास है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते जाते हैं अपन। जैसे सपोज सबसे पहले अपन यहाँ पुट करें तो ये वाला क्वांटिटी अपने पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अपन बात करें ये पूरा 1 हो जाएगा, ये कंप्लीट 1 हो जाएगा, और ये भी अपने पास क्या आ जाएगा 1। तो ये डायरेक्ट इसके ऊपर ऑपरेट होगा, और u की जगह अपन क्या रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, u1 की जगह। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि जो del 2 t है, अब इसको इस पे ऑपरेट कराओ तो बेसिकली ये बनेगा del 2 t अपॉन del x स्क्वायर। क्लियर, प्लस जब इसको अपन u2 की जगह अपन लिखेंगे y, तो अपने पास सेकंड आ जाएगा प्लस del 2 t अपॉन del y स्क्वायर, और लास्ट वन del 2 t अपॉन del z स्क्वायर। ये अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर लाप्लास का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड अगर अपन बात करें, सेकंड अपने पास आ जाएगा सिलेंड्रिकल में या बेलनीय
सिलेंड्रिकल या बेलनीय। ठीक है, तो बेलनीय जो निर्देशांक तंत्र होते हैं उसमें अपने पास जो u1 u2 u3 मतलब कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं अपने पास, कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू होता है रो, फाई एंड जेड। इसके अलावा जो अपने पास स्केल गुणक होते हैं, स्केल फैक्टर्स होते हैं, उनका मान अपने पास आता है h1 h2 h3 की अपन बात करें तो h1 बराबर 1, ठीक है, h2 अपने पास रो और h3 अपने पास आ जाएगा 1। ये अपने को याद रख लेना इसको। बेसिकली ये जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, उससे पूरा जनरेट होता है। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ देखें इसमें वैल्यू पुट करते जाएं तो देखो del 2t इक्वल्स टू 1 अपॉन h1 h2 h3 इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा 1 अपॉन रो। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है डेल अपॉन डेल u1, तो u1 की जगह अपन सिंपल रो रिप्लेस कर देंगे, तो डेल अपॉन डेल रो। फिर नेक्स्ट कितना है h2 h3 अपॉन h1, तो अपने पास आ जाएगा रो और फिर आ जाएगा डेल टी अपॉन डेल u1। ये इसका अपने पास आ गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म की अगर अपन बात करें तो यहाँ जाओ डेल अपॉन डेल u2, मतलब u2 माने किसके सापेक्ष अवकलन हो गया, फाई के सापेक्ष, तो डेल अपॉन डेल फाई। फिर देखें h1 h3 मतलब ये तो हो गया 1 और h2 अपने पास आ गया रो, तो आ जाएगा 1 अपॉन रो डेल टी अपॉन डेल फाई। प्लस थर्ड टर्म की अगर अपन बात करें तो थर्ड टर्म यहाँ से देखो डेल अपॉन डेल u3 का मतलब हो गया अपने पास z और फिर h1 है 1 तो रो डेल टी अपॉन डेल जेड, ये अपने पास आता है। अब चाहें तो आप इसको अपन एक बार ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको अपन ओपन करते हैं सपोज किस तरह से, जैसे मान लो यहाँ पे इस रो को अपन बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये रो के सापेक्ष अवकलन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक काम करो इसको ऐसे कैसे रख लो, तो 1 अपॉन रो, इस रो को तीनों टर्म से अपन मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म जो अपने पास बनेगी डेल अपॉन डेल रो। ठीक है, फिर अपने पास आ जाएगा रो डेल टी अपॉन डेल u1। नेक्स्ट टर्म देखो यहाँ पे ये वाला रो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये अवकलन किसके सापेक्ष है, फाई के सापेक्ष है यहाँ पर, तो अब ये रो इंटू ये रो अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन रो स्क्वायर, तो प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल 2t अपॉन डेल फाई स्क्वायर। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ देखें थर्ड टर्म के लिए तो यहाँ पे भी ये रो बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जेड के सापेक्ष अवकलन है। अब ये रो और रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास जो फाइनल टर्म बचेगी अपने पास वो आ जाएगा कितना, डेल 2t अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये अपने पास बेसिकली लाप्लास का वैल्यू आ जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ठीक है, अब इसमें लास्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने पास स्फेरिकल माने गोलीय, उसके लिए अपन लाप्लास निकालेंगे, तो इसको एक बार नोट कर लो। तो अब यहाँ पे अपन बात करें थर्ड अपने पास आ जाएगा स्फेरिकल, स्फेरिकल माने हो गया अपने पास गोलीय। ठीक है, तो गोलीय के लिए बेसिकली अपने पास जो u1 u2 और जो u3 होते हैं वो अपने पास आते हैं r थीटा और फाई, एंड इसके लिए जो स्केल गुणांक है h1 1 रहता है, h2 अपने पास रहता है r और जो h3 रहता है वो आता है अपने पास r साइन थीटा। अब इन तीनों का अपन वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर तो डेल 2t इक्वल्स टू 1 अपॉन h1 h2 h3 तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, फिर कितना है डेल अपॉन डेल r। नेक्स्ट अपन देखें h2 h3 सेकेंड और थर्ड टर्म को, तो अपने पास बनेगा r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 1, h1 1 है, फिर डेल t अपॉन डेल r प्लस फिर है डेल अपॉन डेल u2 माने डेल अपॉन डेल थीटा। ठीक है, अब h1 h3 अपने पास है r साइन थीटा और h2 अपने पास आ जाएगा r, फिर डेल t अपॉन डेल थीटा प्लस फिर अपने पास आ जाएगा डेल अपॉन डेल फाई, और फाई के लिए अगर अपन देखें तो h1 h2 मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो r अपॉन r साइन थीटा फिर आ जाएगा डेल t अपॉन डेल फाई। ठीक है, ये अपने पास रहता है। अब इसमें मल्टीप्लाई वगैरह अपन करते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, अपने को हटा दो इसको। अब यहाँ देखो आप इस इक्वेशन में अगर अपन बात करें इस साइन थीटा को अपन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये r के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो अगर साइन थीटा से इसको बाहर निकालेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल 2t इक्वल्स टू 1 अपॉन r स्क्वायर डेल अपॉन डेल r स्क्वायर डेल t अपॉन डेल r प्लस यहाँ से इस r से r कैंसिल आउट, इस साइन थीटा को अपन बाहर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसको अवकलन करके बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, a इंटू बी मानकर, तो ये टर्म एज इट इज रख लो इसको, r स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा फिर साइन थीटा डेल t अपॉन डेल थीटा प्लस यहाँ से इस r से r अपने पास ही कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ देखें अपन तो ये साइन थीटा बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि फाई के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो ये एक साइन और एक और साइन अपने पास बन गया साइन स्क्वायर, तो अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल 2t अपॉन डेल फाई स्क्वायर।
फाइनली अपने पास ये रिजल्ट आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो लाप्लास का वैल्यू है ये अपने पास रहेगा। तो बेटर है इसको याद करना, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशंस पे आगे बढ़ेंगे बुक के अंदर, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, इसकी अपन बात करते हैं। तो पहले अपन हेल्महोल्ट्ज समीकरण की अपन बात करें कि जो अपने पास हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है वो होती है डेल टू साई प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये अपने पास है। अब इस लाप्लास डेल टू का वैल्यू अपने को किस में पुट करना है, अपने को लेना है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में अपने पास क्या होता है, सॉरी सिलेंड्रिकल में, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो यहां अपन लिखें जैसे मैं डेल टू लिख देता हूं, डेल टू साई, ये अपने पास था 1 अपॉन रो, फिर कितना था अपने पास डेल अपॉन डेल रो, फिर H2 H3 था, इसमें जो H1 1 होता है, H2 रो होता है और H3 अपने पास आता है 1, तो 1 अपॉन H1 H2 H3 माने 1 अपॉन रो, फिर डेल अपॉन डेल रो, फिर H2 H3 अपॉन H1, तो रो अपॉन 1, फिर डेल साई अपॉन डेल रो प्लस डेल अपॉन डेल फाई, फिर H1 H3 अपॉन H2 मानी 1 अपॉन रो, डेल साई अपॉन डेल रो प्लस सॉरी फाई, और डेल अपॉन डेल जेड तो आ जाएगा रो डेल साई अपॉन डेल जेड, इस तरह से रहता है वैल्यू। अब आप यहाँ एक चीज देखो, इस रो को अपन बाहर नहीं निकाल सकते, बट इस रो को अपन बाहर निकाल सकते हैं, इस रो को अपन बाहर निकाल सकते हैं। अब ये बाहर निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन रो, फर्स्ट टर्म की अगर अपन बात करें तो डेल अपॉन डेल रो, रो डेल साई अपॉन डेल रो फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में जब इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो रो स्क्वायर बनेगा अपने पास ये, ठीक है। तो प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। थर्ड टर्म की अगर अपन बात करें, जब इस रो को बाहर निकालेंगे तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0, ये अपने पास आ रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, वही वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चरों के पृथक्करण की विधि। उसमें बेसिकली क्या होगा, इस साई को जो कि यहाँ पे रो फाई जेड का फलन है, 3 अलग अलग फलनों के रूप में अपन मान के चलेंगे, ठीक है। कैसे कि लेट साई रो फाई जेड, तो अपन क्या मान रहे हैं, एक तो आर एज ए फंक्शन ऑफ रो अपन ने मान लिया, ठीक है, एक अपन ने मान लिया फाई एज ए फंक्शन ऑफ फाई, और एक अपन ले रहे हैं स्मॉल जेड, नंबर 3। अब इस समीकरण 3 को समीकरण 2 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में अगर इसको अपन पुट करते हैं तो कैसे क्या रिजल्ट आएगा। तो यहां अगर अपन देखें तो फर्स्ट टर्म देखो 1 अपॉन रो, ये रो के सापेक्ष अवकलन है, तो अपन क्या कह सकते हैं, फाई और जेड की टर्म अपने पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे फाई और जेड को अपन ले लेते हैं बाहर, ये आ गया फाई और एक आ गया अपने पास जेड, फिर डेल अपॉन डेल रो, रो डेल आर अपॉन डेल रो, नेक्स्ट प्लस यहाँ फाई के सापेक्ष है तो आर और जेड की टर्म अपने पास क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो ये कैपिटल आर और कैपिटल जेड अपॉन रो स्क्वायर, फिर डेल टू फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जेड के सापेक्ष है तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो यह आ जाएगा आर और फाई, फिर डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और फिर लास्ट में प्लस का के स्क्वायर आर फाई एंड जेड इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, इस समीकरण में इससे से अपन भाग दे देते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त समीकरण में साई बराबर आर फाई जेड से भाग देने पर, इसको नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। साई इक्वल्स टू आर फाई और जेड से भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ अपन भाग दें, देखो यहाँ पे फाई और जेड है तो ऑब्वियसली दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा अपने पास, आर बचेगा, तो 1 अपॉन आर 1 अपॉन रो, फिर डेल अपॉन डेल रो, रो डेल आर अपॉन डेल रो। सेकेंड टर्म देखें तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, तो 1 अपॉन 5 1 अपॉन रो स्क्वायर, फिर डेल टू फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। थर्ड टर्म देखें तो आ जाएगा अपने पास जेड 1 अपॉन जेड डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर, प्लस यहाँ पे तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑफ आर फाई जेड, तो बचेगा ओनली के स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये अपने पास आ रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज देख सकते हो कि इस
इक्वेशन में ये जो टर्म है, ठीक है, ये टर्म क्या बता रही है, ये खाली अकेले जेड का फलन है, मतलब ये रो और फाई के ऊपर क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट है, तो इसको अपन किसी भी एक अलग कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे कि इसको अपन बीटा स्क्वायर के माइनस के बीटा स्क्वायर के ऊपर हम बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो लेट जो 1/z del 2z अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का बीटा स्क्वायर, नंबर दे दो आप इसको 5, यहाँ पे इसको अपन माने, तो यहाँ से इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो ये बनेगा del 2z अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 0। अब इसके अगर अपने सॉल्यूशन की बात करें, इसके जो रूट्स आएंगे, मूल आएंगे, वो अपने पास काल्पनिक आएंगे, मतलब प्लस माइनस आइटा बीटा आएंगे। तो इसका जो अपन सॉल्यूशन लिखेंगे वो अपन किस प्रकार से लिखेंगे, साइन और कोस की टर्म में लिखेंगे। तो उपरोक्त समीकरण का हल, उपरोक्त समीकरण का हल कितना आ जाएगा अपने पास, z एज ए फंक्शन ऑफ z इक्वल्स टू a साइन बीटा z प्लस b कोस बीटा z। ये अपने पास एक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। इसको नंबर लगा देंगे अपन 6, ठीक है। तो अब इन सबको अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में आगे जाके पुट करेंगे। एक सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट देखो, समीकरण 5 को समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 5 को समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, 1/r 1/रो डेल अपॉन डेल रो, फिर रो डेल r अपॉन डेल रो, यहाँ आ जाएगा अपने पास प्लस 1/5 1/रो स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल 5 स्क्वायर, यह आ जाएगा प्लस के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये अपना है। अब आप एक चीज़ देखो, मुझे जैसे ये टर्म है, इसको यहाँ पे कहीं पे फाई नहीं आ रहा किसी टर्म में, खाली इस टर्म में फाई आ रहा है। अगर मान लो इसको खाली फाई की टर्म लेनी है, अपने को ओनली फाई की टर्म लेनी है, तो अपन क्या करेंगे, इसको रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो उपरोक्त समीकरण को रो स्क्वायर से गुणा करने पर, ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। समीकरण को रो स्क्वायर से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, रो अपॉन आर, फिर डेल अपॉन डेल रो, रो डेल आर अपॉन डेल रो, प्लस ये बनेगा ओनली 1/5 डेल 2 अपॉन डेल 5 स्क्वायर, और प्लस रो स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप इस टर्म को देखो, ये खाली काय का टर्म है अपने पास, ये सिर्फ फाई का टर्म है। तो अगर ये फाई का टर्म है, इसको अपन किसके बराबर मान सकते हैं, किसी भी एक कांस्टेंट के बराबर अपन मान सकते हैं। तो अपन माइनस का n स्क्वायर मान के चल रहे हैं कि लेट 1/5 डेल 2 अपॉन डेल 5 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का n स्क्वायर, ये अपन मानते हैं। अब इसको अगर अपन सोल्व करें, कितना क्या आ जाएगा, इसको रीअरेंज करते हैं, तो डेल 2 अपॉन डेल 5 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स आएंगे, मूल आएंगे, वो अपने पास कैसे आएंगे, काल्पनिक आएंगे। तो अगेन इसका जो सॉल्यूशन होगा साइन और कोस की टर्म में आएगा। अपन यहाँ कह देंगे कि उपरोक्त समीकरण का हल, ठीक है, कितना आ जाएगा अपने पास, 5 एज ए फंक्शन ऑफ 5 इक्वल्स टू, अपने पास a और b अपने पास कॉन्स्टेंट्स आ गए थे, तो c साइन ऑफ n5 प्लस d कोस ऑफ n5, ये अपन सॉल्यूशन मान लेते हैं नंबर 9, ठीक है। तो अब इस नंबर 9 को लास्ट में अपन कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में ऐसे कैसे पुट कर देंगे। अब इसको अपन जैसे अपने पास जो 8 था, इसको यहाँ एज इट इज पुट कर दो, तो समीकरण 8 को समीकरण 7 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 8 को जब अपन 7 में रखेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन अब आपके पास रो के अंदर आ जाएगी, ठीक। तो समीकरण 8 को समीकरण 7 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 7 में अपन पुट करते हैं, तो देखो रो अपॉन आर, इसको ओपन भी कर दो, इसको ओपन करते हैं, तो देखो पहले इस रो को कांस्टेंट रखते हैं अपन और इस पे ऑपरेट करेंगे, तो डेल 2r अपॉन डेल रो स्क्वायर प्लस,
अब इस रो पे ऑपरेट करें तो इसका रो के सापेक्ष अवकलन हो गया अपने पास 1, तो आ जाएगा ओनली डेल आर अपॉन डेल रो। यहाँ आ जाओ, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, माइनस का एन स्क्वायर, फिर यह आ जाएगा प्लस रो स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 0। अब जो इस आर को सभी से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी टर्म से अपन, ठीक है। तो अगर मैं आर को सभी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल टू आर अपॉन डेल रो स्क्वायर, ठीक है, रो इंटू रो, यह आ जाएगा अपने पास रो स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा, यह आ जाएगा रो इंटू डेल आर अपॉन डेल रो अपने पास आ जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा रो स्क्वायर, ठीक है, फिर डेल टू आर अपॉन डेल रो स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस रो डेल आर अपॉन डेल रो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो रो स्क्वायर के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर इंटू आर एज ए फंक्शन ऑफ रो इक्वल्स टू 0, ये अपने पास इक्वेशन आ रही है, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं फिर से। अब इसको सोल्व करने का एक तरीका है, इसको कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन सोल्व करेंगे। किस प्रकार से कि लेट रो डैश इक्वल्स टू के रूट ऑफ रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये अपन मान के चलते हैं, ठीक है। इसको नंबर लगा देते हैं अपन 9, ठीक है, और इसको अपन नंबर लगा देते हैं 10। अब मान लो इस जैसे अपने पास जो आर है वो किसका फलन है, रो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको अपन रो डैश में अपन चेंज करेंगे, ठीक है। तो रो स्क्वायर जगह अपन क्या लिखेंगे, रो डैश स्क्वायर अपॉन दिस, सिंपल सी बात है। अब इस इक्वेशन को अपन किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं उसको समझना, ठीक है। इसको अगर अपन चेंज करें बेसिकली तो आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे अपने पास डेल आर अपॉन डेल रो है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, डेल आर अपॉन रो डैश और रो डैश अपॉन डेल रो, ये अपने पास आता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, डेल इस रो डैश के रो के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये टर्म अपने पास बचेगी। तो इस मतलब इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको अगर अपन सोल्व करें ये अपने पास आ जाएगा रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल रो डैश, ठीक है। अब इसका एक बार और अपन अवकलन कर देते हैं, मानिए मैं लिखूं डेल टू आर अपॉन डेल रो स्क्वायर, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये एक तरह से क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल रो फिर डेल आर अपॉन डेल रो, और डेल आर अपॉन डेल रो ऐसे कैसे ये रहा, तो डेल अपॉन डेल रो फिर के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर रूट और डेल आर अपॉन डेल रो डैश। अब ये रो है ये रो डैश है, तो सबसे पहले तो अपन रो को किस में कन्वर्ट करेंगे, रो डैश के अंदर। मतलब मैं इसी को लिखूं तो डेल अपॉन डेल रो डैश और डेल रो डैश अपॉन डेल रो, ऐसे कह सकता हूं, ठीक है। और इनटू में अपने पास ये टर्म के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर का रूट डेल आर अपॉन डेल ऑफ रो डैश। अब इसका मान कितना अपने पास, ये का यही आता है, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन इसका वैल्यू पुट करते हैं तो बेसिकली क्या इक्वेशन बन जाएगी अपने, तो यहाँ अगर मैं लिखूँ इसी को तो ये बन रहा है डेल टू आर अपॉन डेल रो स्क्वायर अपन निकाल रहे हैं, तो इसका डेल अपॉन डेल रो डैश ये बनेगा रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर और इनटू में के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर का रूट और डेल आर अपॉन डेल रो डैश। देखो ये आपके पास हो गया, इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन लिखें तो एक तो टर्म आपके पास ये आ जाएगी डेल आर अपॉन डेल रो, मतलब डेल आर अपॉन डेल रो की जगह तो मैं क्या यूज़ करूँगा, के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर का रूट और डेल आर अपॉन डेल रो डैश एंड डेल टू आर अपॉन डेल रो डैश रो स्क्वायर। इसकी जगह अपन क्या यूज़ करेंगे, ये कांस्टेंट रहेगा, इसको अपन बाहर ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर और फिर डबल डेरिवेटिव इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो डबल डेरिवेटिव बन जाएगा डेल टू आर अपॉन डेल रो डैश स्क्वायर। अब ये दोनों के दोनों टर्म इस समीकरण 9 के अंदर पुट कर देते हैं अपन, तो अतः समीकरण 9 से या 9 इसमें कर दो आप समीकरण 9 से, तो समीकरण 9 से देखो अब ये टर्म है आपके पास, एक तो रो स्क्वायर, ठीक है। हाँ एक और बात, जैसे अगर अपन यहाँ देखें ये जो टर्म है, ठीक है, क्या कह सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह रो स्क्वायर की जगह तो अपन क्या रख देंगे, रो डैश स्क्वायर अपॉन दिस, ठीक है। तो देखो इक्वेशन लिखूँ मैं तो रो डैश स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर इनटू फिर इसकी जगह ये रहा तो के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर डेल टू आर अपॉन डेल रो डैश स्क्वायर। नेक्स्ट आओ
प्लस इस रो की जगह अपने पास कितना आ जाएगा, रो डैश अपॉन रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, प्लस अब इनटू में ये डेल आर अपॉन डेल रो ये रहा, तो रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर, ठीक है, और फिर डेल आर अपॉन डेल रो डैश, फिर आ जाओ यहाँ पर प्लस इस पूरी की जगह मैं रो डैश स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो रो डैश स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर और आर, अब यहाँ पे जो आर आएगा ना एज ए फंक्शन ऑफ क्या लिखेंगे अपन, रो डैश लिखेंगे। अब यहाँ काटा पीटी करें तो एक तो ये कैंसिल आउट हो गया, एक ये कैंसिल आउट हो गया, रो डैश स्क्वायर डेल टू आर अपॉन डेल रो डैश स्क्वायर प्लस रो डैश डेल आर अपॉन रो डैश प्लस रो डैश स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर और आर रो डैश इक्वल्स टू 0। नंबर 11, जो समीकरण 11 होता है ना ये बेसिकली बेसल समीकरण को रिप्रेजेंट करता है, बेसल को, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए इसका एक डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, तो समीकरण 11 बेसल अवकल समीकरण को दर्शाता है, ठीक है। अतः इसका हल अपने पास कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट हो गए थे, ए बी सी और डी अपने पास कांस्टेंट के रूप में अपने पास आ गया था, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट अपने पास ई और एफ के रूप में अपन कांस्टेंट ले लेंगे, तो जो सॉल्यूशन अपन लिख रहे हैं तो दिस इंप्लाई आर एज ए फंक्शन ऑफ रो डैश, ठीक है। तो अपन सॉल्यूशन लिखें इसका, या आप ऐसे कह दो, ये आ जाएगा आपके पास ई जे एन रो डैश प्लस एफ एन एन रो डैश। अब रो डैश का अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, समीकरण 10 से, समीकरण 10 अपने पास क्या था, रो डैश इक्वल्स टू रो ऑफ के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये जिट इज यहाँ पुट कर दो तो अपने पास आ जाएगा आर एज ए फंक्शन ऑफ रो, ठीक है, ई जे एन रो रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस एफ एन एन रूट रो रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर, ये अपने पास बेसिकली आया था, ठीक है। इसको नंबर लगा देंगे अपन समीकरण 12, ठीक है। अब यहाँ अगर अपन एक चीज देखें तो समीकरण ये अपने पास सारे आ गए, एक तो समीकरण 6 नंबर 9 नंबर और 12 नंबर, इन सबको कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण अपने पास 2 नंबर में, ठीक है। तो समीकरण 3 नंबर में था अपने पास, तो समीकरण 3 में एज इट इज यहाँ पुट कर देंगे, तो समीकरण कौन कौन सा, 6 9 तथा 12 को शायद 2 नंबर था वो समीकरण 2 में रखने पर, उसमें देख लियो 3 नंबर थे या 2 नंबर, जो अपने सॉल्यूशन माना, ये वाला जो अपने पास था कि साई इक्वल्स टू अपने आर रो, फिर अपने माना था फाई और फिर अपने माना था जेड, ये जो अपने सॉल्यूशन माना था इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे। देखो फाई और फाई का, ठीक है, वो अपने पास आएगा 6 और 9 से और 12 आर का वैल्यू आ जाएगा 12 से, ठीक है। अब इसमें एज अपन पुट करते हैं, सबसे पहले साई रो फाई जेड, तो एक तो था ए साइन बीटा जेड प्लस बी कोस बीटा जेड, फिर फाई के लिए था सी साइन एन फाई प्लस डी कोस एन फाई, ठीक है। और फिर अपने पास इनटू, अब ये ले लो तो ई जे एन रो रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस एफ एन एन रूट जे, एक सेकेंड, के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये अपने पास फाइनल सॉल्यूशन आता है नंबर 13। अब इसमें क्या कंडीशन होती है कि जब रो का मान 0 होता है तो यहाँ पे जो एन वाला फलन होता है, जो बेसल फलन, न्यूमैन फलन बोलते हैं इसको, ठीक है, तो एज यहाँ लिख दूंगा मैं कि एज रो टेंड्स टू जब 0 होता है ना तो आपका जो ये एन फंक्शन है ना ये टेंड्स टू होता है इनफाइनाइट। अगर मान लो ये टेंड्स टू इनफाइनाइट हो रहा है तो इसके फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, परिमित हल के लिए अपने पास ये जो एफ वाली टर्म है, मतलब एफ मस्ट भी क्या होना चाहिए, अपने पास 0 होना चाहिए, और एफ मस्ट भी 0 है तो अपने पास समीकरण क्या बन जाएगी, तो समीकरण 13 से
तो अपने पास इक्वेशन बनेगा साई रो फाई जेड इक्वल्स टू ए साइन बीटा जेड प्लस बी कोस बीटा जेड, ठीक है। फिर सी साइन एन फाई प्लस डी कोस ऑफ एन फाई, ठीक है। और इनटू में अपने पास कितना आ जाएगा ई जे एन और रो रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये अपने पास आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इस जेड का वैल्यू अपन इस प्रकार चूज करते हैं कि अपने पास सी और डी इसमें से कोई भी एक कोफिशिएंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब जेड का वैल्यू इस प्रकार, या बीटा का वैल्यू ले लो चाहे जेड का वैल्यू ले लो, कि बीटा का वैल्यू अपन इस प्रकार चूज करेंगे, इस प्रकार लेंगे कि अपने पास सी या डी में से कोई भी एक गुणांक जीरो हो जाए। तो अपन स्वेच्छा से अपन क्या मान के चल रहे हैं, डी को अपन मान लो यहाँ पे जीरो कर देते हैं सपोज, ठीक है। या सॉरी जैसे मान लो सी को अपन जीरो कर देते हैं कि लेट सी इक्वल टू अपने पास क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ये अपन मान के चलते हैं। तो सी कंडीशन इस प्रकार की बनाएं कि अपन सी इक्वल टू जीरो हो जाए। तो साई रो फाई जेड कितना बन जाएगा, देखो एक कोफिशिएंट सी आ गया, एक कोफिशिएंट ई आ गया, ठीक है। सॉरी सी को जीरो करें तो डी आ गया, डी इंटू ई। फिर ये अपने पास आ जाएगा ए साइन ऑफ बीटा जेड प्लस बी कोस ऑफ बीटा जेड, एक तो ये आ जाएगा। फिर अपने पास बनेगा कोस ऑफ एन फाई, फिर जे एन, फिर रो रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब एक काम करो, इसको इनके साथ में मर्ज कर दो, ठीक है। तो ये नया कोफिशिएंट अपन क्या मान लेंगे, a1 और b1 के रूप में अपन नया कोफिशिएंट मान लेते हैं। तो जो साई रो फाई जेड अपने पास आ जाएगा a1 साइन ऑफ बीटा जेड प्लस b1 कोस ऑफ बीटा जेड, ठीक है। सेकेंड टर्म अपने पास आ जाएगी कोस ऑफ एन फाई, ठीक है। और थर्ड टर्म अपने पास आएगी जे एन रो रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर। ये अपने पास क्या रहता है, बेसिकली फाइनल सॉल्यूशन रहता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो ये सॉल्यूशन अपने को याद रखना रहेगा। अब मान लो कोई भी सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम दी हुई है ना, तो किसी भी सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम को अपन इसी सॉल्यूशन के द्वारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो सबको। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संभव डिजिटल क्लासेज। लास्ट टाइम अपन ने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में मतलब बेलनीय निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज समीकरण देखा था। अब उसी की आज एप्लीकेशन देखते हैं कि बेलनाकार अनुनादी कोटर, ठीक है, इसकी अपन बात करते हैं। मतलब देखो किस प्रकार से कैसे क्या है इसको अपन समझते हैं, ठीक है। तो पहले अगर अपन डायग्राम देखें तो एक सिलेंडर दिया हुआ अपने को इस तरह से, ठीक है। ये अपने को एक सिलेंडर दिया हुआ है, तो आप ऐसे कह सकते हो ये सिलेंड्रिकल कोटर कैविटी भी कह सकते हो, ठीक है। अब यहां जैसे सपोज ये ले लो आप अक्स वाई और ये हो गया जेड। अब इसके बेसिकली तीन पृष्ठ अपने पास, दो तो सर्कुलर मतलब वृत्तीय पृष्ठ और एक इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है, कर्व वाला। तो यहां अगर अपन बात करें, यहां पे अपने पास आ जाएगा जेड बराबर 0 और यहां पर मान लेते हैं जेड इक्वल्स टू डी, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 डी अपने को दिए हुए हैं। और इसकी जो त्रिज्या है वो अपन मान लेते हैं रो इक्वल्स टू ए, ये अपन इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली अगर अपन मान लो विद्युत चुंबकीय तरंग अपन डालते हैं इसमें, तो उसमें क्या होगा कि एक फिक्स आवृत्ति होगी, उस फिक्स आवृत्ति पर इनके जो ये वर्तीय ये है अपने पास तल है, ये कंपन करने लग जाते हैं, मतलब इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, ये दोलन करेंगे। तो इस आवृत्ति को अपन अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो जनरली अगर अपन बात करें कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग जब इसमें डालेंगे तो किस आवृत्ति पे किस में क्या क्या बाउंड्री कंडीशंस रहेगी, तो अगर अपन बाउंड्री कंडीशंस की अपन बात करें, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है बाउंड्री कंडीशंस अपन देखें, इसकी परिसीमा समस्या मतलब शर्तें देखें अपन, परिसीमा शर्त। तो क्या होगा कि इसमें आप ऐसा कह सकते हो कि जो बेलन के पृष्ठ होंगे उन पृष्ठ के जो स्पर्शीय घटक होंगे, स्पर्शीय घटक के ऊपर अपने पास फील्ड का वैल्यू 0 रहेगा, विद्युत क्षेत्र 0 रहेगा। आप ऐसे कह सकते हो कि बेलन के स्पर्शीय, ठीक है, मतलब टेंजेंट की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो स्पर्शीय घटक का मान 0 होता है। और घटक अपन कौन सा लेंगे, ओनली विद्युत क्षेत्र। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, विद्युत क्षेत्र से काफी कम होता है उसका वैल्यू। क्योंकि यहां अपन देखें तो B इक्वल टू अपने पास आता है E/C, ठीक है, या V कह दो। तो
इसका मान काफ़ी कम हो जाएगा। अगर जैसे अपन बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली प्रकाश के वेग से गति करती है निर्वात में, तो उसका मान काफ़ी कम हो जाता है। अब यहाँ अपन बात करें कि किस प्रकार से इसके घटक देखें अपन, तो देखो ये है अपने पास एक सिलेंडर दिया हुआ जैसे, तो ये अपन याद करें, ये जो प्लेन है ये आपका नीचे z बराबर 0 वाला प्लेन हो गया, ये वाला जो प्लेन है ये अपने पास हो गया z इक्वस टू डी वाला प्लेन, और ये अपने पास है रो इक्वस टू ए, मतलब इसका वक्र पृष्ठ। अब यहाँ इसका स्पर्श की अपन बात करें तो रो जो है ना वो ऐसे बाहर की तरफ जाते हुए होगा, ऐसे बाहर, अगर आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ है तो जो रो होगा वो इस तरह से बाहर की तरफ जाते हुए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें जेड, तो जेड अपने पास ऊपर की तरफ दिया हुआ है, और फाई जो होगा वो ऐसे घूमता हुआ होता है, ठीक है, कोणीय रूप से, तो यहाँ पे जो स्पर्शिका रहेगी वो फाई के रूप लिए रहेगी। तो अगर मान लो यहाँ पे इस तल पे मैं स्पर्शिका खींचता हूँ तो वो रो को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अगर यहाँ खींचता हूँ तो वो जेड को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर मैं ऐसे स्पर्शिका खींचता हूँ हर एक पॉइंट पे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, फाई को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ अगर अपन कंडीशन लगाएं, मैं जैसे लिखूँ इसके लिए अपन बात करें यहाँ पे इसके लिए, ठीक है, ये दो अपने पास पृष्ठ है, तो यहाँ अपन लिखें कि एट जेड बराबर 0 एंड z बराबर d। यहाँ पे देखो कौन कौन से, तो देखो एक तो अपन बात करें ये भी स्पर्शीय पृष्ठ रहेगा, तो यहाँ पे एक तो ये ऐसे हो सकता है स्पर्श रेखा, एक अपने पास ये बाहर की तरफ देखो, एक तो इस तरह से स्पर्श रेखा हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, एक अपने पास ऐसे z इस तरह से स्पर्श रेखा हो सकती है, मतलब z में भी आ सकती है और ये फाई में भी आ सकती है। तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, एक तो अपने पास ई फाई 0 रहेगा, एक अपने पास रहेगा ई जेड 0 रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि एट रो इक्वस टू ए, रो इक्वस टू ए माने कौन सा पृष्ठ हो गया, इसका वक्र पृष्ठ हो गया ये वाला। अब वक्र पृष्ठ पे स्पर्शिका अपन ऐसे भी जा सकती है ऊपर की तरफ इस तरह से, और एक ऐसे जा सकती है सामने की तरफ इस तरह से, ठीक है। तो अपने पास ऊपर की तरफ जा रही है तब तो अपने पास क्या जाएगा z, तो अपने पास आ जाएगा ई जेड इक्वस टू 0, और अगर मान लो फाई में जा रही है तो अपन क्या कह देंगे ई फाई इक्वस टू 0। मेन ये इसमें दो बाउंड्री कंडीशंस रहेगी, ठीक है, ये अपने पास बाउंड्री कंडीशंस है। अब इनको लेके अपन सोल्व करेंगे। इनको सोल्व करने से पहले आप सोल्व कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अपन बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अपने पास मैक्सवेल के समीकरण आते हैं, तो पहले तो अपन मैक्सवेल के समीकरण लिखते हैं। तो फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशंस, मैक्सवेल के अगर अपन समीकरण देखें तो चारों जो समीकरण अपने पास, अब इसको अपन क्या ले रहे हैं कि जो कोई माध्यम वगैरह अपन नहीं ले रहे हैं, तो जो इसका रो वगैरह 0 हो जाएगा, चार्ज करंट डेंसिटी अपने पास 0 ले लेंगे अपन। तो जो पहला इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू अपन ले रहे हैं 0, ठीक है, तो इसको दे दो आप फर्स्ट ए। फिर अपन ले लेंगे डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0 फर्स्ट बी। फिर अपने पास है कर्ल ऑफ ई इक्वल टू अपने पास आता है कि माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी फर्स्ट सी, और लास्ट आ रहा है कर्ल ऑफ बी, वो अपने पास आता है म्यू जे प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल ई अपॉन डेल टी। यहाँ पे अपन इसको धारा से मुक्त लेके चल रहे हैं, तो जे वाली टर्म अपने पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये अपने पास चार इक्वेशंस है, ठीक है। अब इसके अगर अपन सॉल्यूशंस की अपन बात करें तो अपने को पता है कि जो ई बराबर होता है वो बेसिकली कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन होता है, ई नोट ई की पावर, या ऐसा कह दो साइन या कोस के रूप में अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो e की पावर जैसे अपन मान लेते हैं जे ओमेगा टी माइनस, ये प्लेन लेके चलते हैं कि जो वेव है वो आपकी जेड डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये ओमेगा टी माइनस के आर कह दो चाहे के रो कह दो, यहाँ पे आर रो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी का ध्यान रखना, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, टी के सापेक्ष अपने पास अवकलन हो रहा है, ठीक है। तो टी के सापेक्ष अगर मान लो इसमें अवकलन हो रहा है, इसी तरह से अपन b बराबर क्या लिख सकते हैं, b नॉट e की पावर j। यहाँ पे j है ना वो बेसिकली आइटा का ही काम कर रहा है, आई का ही काम कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट जो अपन लेते हैं कॉम्प्लेक्स। तो मान लो मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन का ले सकते हो आप, जैसे डेल e अपॉन डेल टी अगर अपन ले तो t के सापेक्ष मल्टीप्लाई करेंगे तो j ओमेगा अपने पास गुणा में आएगा, ठीक है। तो j ओमेगा को अपन क्या कर दिया, ऐसे कैसे गुणा कर दिया, फिर e नॉट e की पावर j ओमेगा टी माइनस के आर। अगर आपकी मान लो वेव जेड दिशा में जा रही है तो इसको अपन क्या लिख देंगे, के जेड अपन लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये फिर से क्या बन गया, ये ई बन गया, तो ये जे ओमेगा इंटू ई, मतलब डेल ई अपॉन डेल टी है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जे ओमेगा ई। और ऐसे ही डेल बी अपॉन डेल टी को अपन क्या लिख सकते हैं, फिर से ये अपने पास आ जाएगा जे ओमेगा बी, ये अपन लिख सकते हैं इसमें ऐसे कैसे, ठीक है। तो समीकरण इसमें और इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट सी व फर्स्ट डी से देखो, अब तो इसको नोट करो, मैं इस पूरा मिटाऊंगा। तो फर्स्ट सी कितना अपने पास मिल जाएगा, डेल क्रॉस ई इक्वस टू माइनस जे ओमेगा बी,
इसको दे दो आप सेकंड ए, और अपने पास बन जाएगी डेल क्रॉस बी, ये आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जे ओमेगा और इनटू में बन जाएगा ई, इसको दे दो आप सेकंड बी। ये अपने पास इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, इसका दोनों साइड कर ले लो, ठीक है। तो समीकरण उसका ले लेते हैं अपन, 2a का दोनों तरफ कर्ल लेने पर, ठीक है। तो क्या बनेगा, डेल क्रॉस ई इक्वस टू माइनस के जे ओमेगा डेल क्रॉस बी। ओपन करें इसको तो ये बनता है डेल डॉट डेल इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस का डेल टू ई, फिर जे ओमेगा डेल क्रॉस बी। अब देखो डेल डॉट ई फर्स्ट ए और डेल क्रॉस बी सेकंड बी, फर्स्ट ए व सेकंड बी को उपरोक्त समीकरण में रखने पर तो ये टर्म अपने पास क्या बन जाएगी, 0, ठीक है। तो क्या बनेगा, माइनस का डेल टू ई, फिर माइनस का जे ओमेगा, और ये अपने पास क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जे ओमेगा इंटू में ई, ये अपने पास आ रहा है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस और जे इंटू जे स्क्वायर अगेन माइनस अपने पास, ठीक है। तो ये अगेन माइनस की टर्म अपने पास बन रही है, तो अपन जैसे पहले सोल्व कर लेते हैं, डेल टू ई, ठीक है। ये अपने पास बनेगा माइनस, एक तो जैसे लिख दूँ मैं जे स्क्वायर, फिर ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ये ओमेगा स्क्वायर, और इनटू में अपने पास आ जाएगा ई, ठीक है। अब जे स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, -1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सी होता है वो आता है 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर अपन लिखूँ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, उसकी जगह 1/c² अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को अपन k के रूप में भी मानते हैं, ठीक है। इसको लिख दूंगा माइनस का k² इंटू ई, जहाँ पे वेयर जो k है वो अपने पास बनता है ω/c या ω/v भी इसको अपन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करें तो डेल टू ई, ठीक है, माइनस का k² ई, ठीक है। अब इस टर्म को इधर ले जाओ तो डेल टू ई प्लस k² ई इक्वस टू 0, ये अपने पास एक समीकरण बनता है, इसको 3a दे दो। सिमिलरली अगर अपन b वाली इक्वेशन निकालें, मतलब इसका अपन कर लें और डेल क्रॉस से डेल डॉट बी को अपन यूज करेंगे, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली डेल टू बी प्लस k² b इक्वस टू 0, ये अपने पास समीकरण आता है 3b, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, ये जो इक्वेशन है ये हेल्महोल्ट्ज समीकरण की जैसी है और इसका सॉल्यूशन अपने को ज्ञात है, तो किसी भी एक का अपन सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे अब ई को लेके अपन सोल्व करते हैं, तो माना ए मतलब समीकरण 3a का जो अपने पास हल होता है उसको अपन लिखेंगे, तो इसको नोट करो फिर अपन आगे बढ़े, ठीक है। तो ई जेड के लिए अपन इसका सोल्व देखें, तो ई जेड इक्वस टू, अब लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो जो अपने सॉल्यूशन लिखा था, √k² माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। फिर अपने पास आया था cos ऑफ n फाई, और अपने पास आया था a1 साइन ऑफ बीटा जेड प्लस b1 cos ऑफ बीटा जेड, नंबर 4, ये अपने पास सॉल्यूशंस थे, ठीक है। अब देखो कर्ल ऑफ ई की अपन बात करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड ए से देखो, तो समीकरण 2a से, समीकरण 2a से, तो 2a क्या था अपने पास, डेल क्रॉस ई इक्वस टू माइनस का जे ओमेगा बी, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अपन लिखते हैं डेल क्रॉस ई को, तो डेल क्रॉस ई को, और किसमें कौन से कोऑर्डिनेट्स लेने अपने को, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बेलने वाले लेने हैं, तो रो केप फिर फाई केप है, तो रो फाई केप और जेड केप, यहाँ बन जाएगा डेल अपॉन डेल रो, डेल अपॉन डेल फाई, डेल अपॉन डेल जेड, फिर ई रो ई फाई और ई जेड, ठीक है। यहाँ अपन लिखें माइनस जे ओमेगा और बी रो केप, बी फाई केप प्लस बी जेड केप, ये अपने पास आता है, ठीक है।
अब यहाँ पे दोनों साइड इसके रो केप की गुणांक की अपन तुलना करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ रो केप के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। तो रो केप का देखो, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, अपने पास क्या आएगा, डेल ई जेड अपॉन डेल फाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड रो ई फाई। फर्स्ट टर्म इधर देखें तो इधर रो केप का गुणांक क्या है, जे ओमेगा बी रो, ठीक है। तो माइनस का जे ओमेगा बी रो ये अपने पास आता है। यहाँ से अपन इस बी रो का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस जे ओमेगा को यहाँ पे डिवाइड करके, ठीक है। अब देखो एक और बात, यहाँ पे बेसिकली अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, जेड के सापेक्ष हो रहा है, तो इस रो को अपन यहाँ बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या बन जाएगा, जो इसको अगर अपन सोल्व करें तो बेसिकली बी रो की अगर अपन वैल्यू निकालें, बी रो इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन जे ओमेगा, क्लियर। और ये एज इट इज रख दो, ठीक है, डेल ई जेड अपॉन डेल फाई। अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पे 1 अपॉन रो भी होता है, 1 अपॉन H1 H2 H3, तो 1 अपॉन रो होता है, तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो मल्टीप्लाई में 1 अपॉन रो की टर्म भी आएगी इस साइड लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये आ जाएगा रो, फिर माइनस रो बाहर ले लो, डेल ई फाई अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब इस रो को अंदर ले जाओ, देखो 1 अपॉन आयटा, आयटा को ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस प्लस बन जाता है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ से जो बी रो है इस माइनस मतलब जे को ऊपर ले जाए तो प्लस का बन जाएगा, तो जे अपॉन ओमेगा, रो को अंदर ले जाओ तो 1 अपॉन रो, ठीक है। फिर डेल ई जेड अपॉन डेल फाई माइनस रो से रो कैंसिल आउट, डेल ई फाई अपॉन डेल जेड, ये अपने पास बन रहा है, ठीक है। इसको नंबर लगा देंगे अपन 5, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ऐसे ही अपन क्या करेंगे, जैसे अपने पास डेल क्रॉस ई वाला यूज किया है, ऐसे अपन डेल क्रॉस बी मतलब जो अपने पास सेकंड बी इक्वेशन है उसको अपन यूज करेंगे। तो अगर उसको यूज करके मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूं सिमिलरली, ठीक है, अपने पास जो इक्वेशन आती है वो अपने पास आएगी, उसमें फाई केप की गुणांक की अपन तुलना करेंगे। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बी बी के लिए अपन इसको सोल्व करेंगे, और जब अपन वहां से ई फाई का अपन मान निकालते हैं तो बेसिकली वो वैल्यू अपने पास आता है 1 अपॉन जे ओमेगा म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, फिर आएगा अपने पास डेल बी रो अपॉन डेल जेड माइनस डेल बी जेड अपॉन डेल रो, नंबर दे दो आप इसको 6, ये अपने पास इक्वेशन आती है। अब मेन काम क्या है, इसमें दो मोड होते हैं, एक तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक टीई मोड, एक अपने पास आता है टीएम मोड, ठीक है। टीई का मतलब हो गया कि जिस दिशा में तरंग जा रही है उसका वो कंपोनेंट 0 हो जाएगा, मतलब ई जेड बराबर 0। टीएम का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र, एक तो टीई का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र का घटक 0, और टीएम का मतलब हो गया अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का घटक 0। तो अगर अपन यहाँ पे मोड्स की अगर अपन बात करें तो इसको नोट कर लियो, मानी अनुप्रस्थ विद्युत, एक आता टीएम मानी अनुप्रस्थ चुंबकीय, ये अपने पास दो मोड होते हैं। इसमें बेसिकली अपन ई जेड को 0 करते हैं और इसमें बेसिकली अपन बी जेड को अपन 0 करते हैं। तो सबसे पहले अपन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, ठीक है, टीएम मोड की अपन बात करेंगे। तो टीएम मोड के लिए अपन क्या करेंगे, बी जेड का वैल्यू अपन 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां अपन ले लेते हैं पहले टीएम मोड के लिए, तो टीएम मोड के लिए अपने पास बी जेड इक्वल टू 0 है, ठीक है। बी जेड इक्वल टू 0 है तो समीकरण 6 से देखो, तो समीकरण 6 से, तो समीकरण 6 में अपन क्या कह सकते हैं, आपके जो ये सेकंड टर्म है ये अपने पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बचेगी, ई फाई इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ठीक है। फिर डेल बी रो अपॉन डेल जेड, ये अपने पास आ जाएगा। बी रो का मान ये रहा, ठीक है। अब समीकरण 5 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 5 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, ठीक है, 1 अपॉन जे ओमेगा म्यू नोट एप्सिलॉन नोट एज इट इज, ठीक है।
अब अपने को समीकरण 5 को पुट करना है इसके अंदर, तो ये अपने पास था j अपॉन ओमेगा, फिर ब्रैकेट ये आया था अपने पास 1 अपॉन रो डेल ई जेड अपॉन डेल फाई, डेल ई जेड अपॉन डेल फाई माइनस डेल ई फाई अपॉन डेल जेड, माइनस डेल ई फाई अपॉन डेल जेड। देखो ये जैसे जे कैंसिल आउट, तो ये बनेगा ई फाई 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और इसको मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर 1 अपॉन रो डेल ई जेड अपॉन डेल फाई। नेक्स्ट अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पे अपने पास डेल अपॉन डेल जेड भी आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर डेल अपॉन डेल जेड, फिर माइनस का डेल ई फाई अपॉन डेल जेड। देखो इसको है ना ओमेगा अपॉन से अपने के माना है, तो इसको 1 अपॉन के स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, तो अपने पास बनेगा ई फाई इक्वल्स टू 1 अपॉन के स्क्वायर। अब इसको ओपन करो, ठीक है। तो देखो जब अपन जेड के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो रो की टर्म कांस्टेंट रहेगी, तो 1 अपॉन रो डेल टू ई जेड अपॉन डेल जेड डेल फाई, माइनस यहाँ देखें तो डबल डेरिवेटिव बन जाएगा डेल टू ई फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको नंबर लगा देंगे अपन 7। अब समीकरण 4 देखो, ठीक है। समीकरण 4 से समीकरण 4 की अगर अपन बात करें, मैं यहाँ पे समीकरण 4 लिखूं और किसकी टर्म में अपने को जेड की टर्म में लिखना है, खाली जेड की टर्म में, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि ई जेड प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट ओनली जेड की टर्म में अगर अपन बात करें तो वो था अपने पास a1 साइन ऑफ बीटा जेड प्लस b1 कोस ऑफ बीटा जेड। इसका जेड के सापेक्ष दो बार अपन अवकलन करें, जैसे सपोज अपन बात करें डेल ई जेड अपॉन डेल जेड, कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा, यहाँ पे बीटा मल्टीप्लाई में आएगा तो दोनों में बीटा बाहर ले लो, बीटा a1 साइन ऑफ, साइन की जगह आ जाएगा कोस, कोस बीटा जेड माइनस b1 साइन बीटा जेड। अब इसका एक बार और अवकलन कर दो, तो डेल टू ई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तो देखो बीटा स्क्वायर आ जाएगा बाहर, फिर बन जाएगा ये a1 माइनस का साइन ऑफ बीटा जेड और माइनस का b1 कोस ऑफ बीटा जेड, माइनस को लो बाहर, तो डेल टू ई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस का बीटा स्क्वायर a1 साइन बीटा जेड और प्लस b1 कोस ऑफ बीटा जेड। इस प्रोपोर्शनल टू और इसको मिलाएं अपन तो फिर से ये ई जेड बन रहा है, मतलब यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि डेल टू ई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर अपने पास बनेगा माइनस का बीटा स्क्वायर इंटू ई जेड। और अगर मान लो मैं खाली ऑपरेटर को लूँ, संकारक को ही लूँ, मतलब डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर लूँ, तो बेसिकली प्रोपोर्शनल टू क्या इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास माइनस का बीटा स्क्वायर। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि इसकी जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का बीटा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो समीकरण 7 में अपन ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक। समीकरण 7 से तो ई फाई इक्वल्स टू 1 अपॉन के स्क्वायर 1 अपॉन रो डेल टू ई जेड अपॉन डेल जेड डेल फाई, ठीक है, माइनस 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 प्लस हो गया अपने पास बीटा स्क्वायर ई फाई अपने पास आ रहा है। देखो ये ई फाई है और यहाँ पे ई फाई है, तो बीटा स्क्वायर वाली टर्म को अपन इधर लेके आ सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस के स्क्वायर को एक तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो जहाँ ई स्क्वायर जब भी अपन लेंगे तो आ जाएगा के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन रो डेल टू ई जेड अपॉन डेल जेड डेल फाई। अब इसे डिवाइड कर दो तो ई फाई का जो अपने पास वैल्यू आ रहा है वो अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन रो के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर, फिर डेल टू ई जेड अपॉन डेल जेड डेल फाई, ये अपने पास वैल्यू आ रहा है। अब देखो समीकरण 4 था, समीकरण 4 से अगर अपन बात करें इसका वैल्यू आराम से अपन निकाल सकते हैं, तो समीकरण 4 से मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 से मान रखने पर, तो इसको सोल्व करते हैं पहले, ठीक है। रफली अगर अपन रफ वर्क करें तो देखो ई जेड अपने पास क्या था, प्रोपोर्शनल टू अगर अपन बात करें, देखो जेड और फाई के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो खाली जेड और फाई की टर्म ले लो, तो फाई में तो अपने पास क्या था कोस ऑफ एन फाई, ठीक है, और जेड की टर्म में देखें अपन तो a1 साइन ऑफ बीटा जेड प्लस b1 कोस ऑफ बीटा जेड। अब एक बार तो फाई के सापेक्ष अवकलन और फिर एक बार करना अपने को जेड के सापेक्ष अवकलन,
जब अपन इसका फाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपके पास कोस एन फाई है, तो एन मल्टीप्लाई में आएगा और माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का एन इंटू, और जब इसका अपन इसके सापेक्ष करेंगे किसके साथ, देखो एक बार यहाँ अवकलन कर लेते हैं, तो डेल टू ई जेड अपॉन डेल फाई डेल जेड अपन करते हैं, तो अपने पास देखो यहाँ अगर अपन बात करें माइनस का एन साइन एन फाई इंटू बीटा और ए वन कोस बीटा जेड माइनस का बी वन साइन बीटा जेड, ये अपने पास टर्म बनेगी। तो फाइनल ओवरऑल अगर अपन टर्म देखें, ओवरऑल इक्वेशन देखें, तो ये अपने पास आता है माइनस का एन बीटा अपॉन रो, ठीक है, के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये तो आ गया कॉन्स्टेंट वाली टर्म। अब इसमें जो रो की टर्म भी रख दो, जो जे एन वाली अपने पास टर्म थी, तो रो रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर साइन ऑफ एन फाई इंटू, फिर अपने पास है ए वन कोस ऑफ बीटा जेड माइनस का बी वन साइन ऑफ बीटा जेड, ये अपने पास फाइनल इक्वेशन अपने पास आ रही है, ठीक है। इसको नंबर लगाते हैं 8 नंबर। अब बाउंड्री कंडीशंस का अपन यहां पे यूज करेंगे। नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, अब कौन सी बाउंड्री कंडीशन अपन यूज कर रहे हैं, वो अपने पास कि z बराबर 0 पर, ठीक है, z बराबर 0 पे अपने पास ई फाई क्या था, 0 था, ठीक है। अब इसमें z बराबर 0 पुट करते हैं और तो ई फाई बराबर 0 पुट करना है, तो आप एक चीज देखो, ये तो सारी चीजें कांस्टेंट है, इसके अपने को मतलब ही नहीं है, यहाँ देखो 0 इक्वस टू, तो ए वन कॉस 0 माइनस का बी वन साइन 0, तो ये बनेगा आपके पास 0 इक्वस टू ए वन इंटू वन माइनस का बी वन इंटू 0। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने के लिए आपके पास जो ये कोफिशिएंट है ए वन क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0 होना चाहिए, तो ए वन का वैल्यू अगर 0 होता है तो समीकरण 8 क्या बन जाएगी अपने पास, समीकरण 8 से अगर ए वन 0 हो गया तो ये माइनस माइनस अपने पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो माइनस का, तो यहाँ पे ई फाई इक्वस टू एन बीटा बी वन, ठीक है, अपॉन रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, फिर जे एन रो रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर, फिर साइन एन फाई इंटू में साइन ऑफ बीटा जेड, नंबर लगा दो 9। अब नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एट जेड इक्वस टू डी, जेड इक्वस टू डी के ऊपर भी अपने पास फाई क्या था, 0 था। अब यहाँ पे अगर अपन डी की अगर अपन बात करें, अगेन आप ऐसा कह सकते हो कि इस टर्म से अपने को मतलब ही नहीं है, जेड वाले टर्म को ही अपन सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, टर्म से मतलब ही नहीं है, साइन ऑफ बीटा डी, ये 0 अपने पास आ रहा है, तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, साइन ऑफ बीटा डी या साइन ऑफ क्यू पाई, तो साइन से साइन हटाओ, तो यहाँ से बीटा डी बराबर क्यू पाई, या फिर बीटा बराबर अपने पास आ रहा है क्यू पाई अपॉन डी, और जहाँ पे क्यू का मान 1 2 3 इस तरह से अपने पास रहेगा, ठीक है। अब बीटा का मान ऐसे कैसे इसमें पुट कर दो, तो समीकरण 9 में बीटा का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 9 में बीटा का मान रखने पर, अब बीटा का मान पुट करते हैं, तो ई फाई इज इक्वल टू अपने पास बनेगा एन, अब इस पूरे कॉन्स्टेंट्स को अपन एक ही कर देते हैं, ठीक है, ये बीटा का वैल्यू सब कुछ, तो इसको पूरा कॉन्स्टेंट अगर अपन बात करें तो इसको मान लेता हूँ मैं बी1 मान लेता हूँ, तो जे एन रो रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, फिर साइन ऑफ एन फाई, साइन ऑफ एन फाई, और फिर साइन ऑफ बीटा जेड, तो उसमें जैसे अगर अपन देखें तो ई फाई तो अपने पास आ ही जाएगा, ई जेड में अपन ये वैल्यू पुट करते हैं, समीकरण 9 की बजाय अपन पुट करते हैं इसको समीकरण 4 के अंदर, ठीक है, क्योंकि अपन ई जेड का मान निकालेंगे तो आसान रहेगा, तो बीटा 1 जे एन साइन ऑफ एन, तो यहाँ पे साइन नहीं था, वहाँ पे था कोस एन फाई, ठीक है, कोस ऑफ एन फाई क्यू पाई अपॉन डी इंटू में जेड, ये अपने पास इक्वेशन आ रही ई जेड का मान, और ये इसी को अपने को सोल्व करना था, ठीक है। अब इसमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस है, ऐसे ही अपन बी जेड का मान सिमिलरली करके अपन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, तो उसको नोट कर लो। अब जनरली अगर अपन बात करें तो इसमें भी अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ही यूज करेंगे।
आपको बता दूं कि जैसे अपने पास एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्रुवीय निर्देशांक, उसमें अपन आर और थीटा यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास आर थीटा पोलर के लिए होता है और रो फाई और जेड ये अपने पास सिलेंडर के लिए होता है, ठीक है। अगर अपन सिंपल सी बात है, एक सर्कल आपको दिया हुआ है, सर्कल को अगर अपन हाइट दे देंगे, ठीक है, तो वो एक सिलेंडर बन जाएगा। मतलब चक्ति के ऊपर आप चक्ति रखते जाओ, सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाओ, तो एक सिलेंडर का निर्माण कर लेता है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे जो आर होता है ना पोलर के अंदर, वो रो का काम करेगा, थीटा की जगह अपन फाई लेते हैं, और अगर मान लो मैं इसको हाइट दे दूं, ठीक है, तो हाइट देते ही अपने पास जेड एक्सिस के अंदर आ जाएगा अपने पास। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर अपन ये वाला पोर्शन काम में नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से सर्कुलर को ही रिप्रेजेंट करेगा, पोलर को ही बताएगा वो, ठीक है। तो बेसिकली अब सर्कुलर मेम्ब्रेन्स की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन एक तरह से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को ही लेके सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि अपने को एक झिल्ली दी हुई है, ठीक है, सर्कुलर झिल्ली है, सर्कुलर मेम्ब्रेन्स है। अब किस प्रकार से उसको अपन समझते हैं, मान लो अपने पास अक्षय तल के अंदर ए त्रिज्या की, इस तरह से अक्षय तल में, ठीक है, एक ए त्रिज्या की कोई झिल्ली दी हुई है। अब इसका जो केंद्र बिंदु बिल्कुल ओ के ऊपर है, मूल बिंदु ओ के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, इसके अपन रेडियस अपन मान लेते हैं ए, अपन रेडियस मान लेते हैं। अब क्या होता है, अगर मान लो इसमें कहीं से भी किसी भी कारण से कंपन उत्पन्न होते हैं, तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे कंपन करेगी, ठीक है। एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो जो बच्चे झूला झूलते हैं वही कंडीशन एक तरह से ही है, तो यहाँ पे इसके सापेक्ष ये ऐसे कंपन करेगी, वाइब्रेट करेगी ये, ठीक है। तो इसी को अपने को सोल्व करना है। किसी टाइम पे मान लो इसकी जो अपन रेडियस है वो कितनी मान के चलते हैं, अपन रो अपन रेडियस इसकी मान के चलते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली कुछ कंडीशंस है कि जो झिल्ली है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इसमें जो तनाव है वो टी है, जो इसको प्रति एकांक लंबाई का तनाव भी इसमें क्या होता है, सेम रहता है। तो अब बेसिकली इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि जो इसकी गति का समीकरण होगा वो तरंग के समीकरण के द्वारा बताएंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि झिल्ली में जो कंपन होंगे, ठीक है, तो कंपनों की जो गति का समीकरण है, झिल्ली में कंपन की अगर अपन बात करें, तो जो कंपन है, ठीक है, तो कंपन की जो गति है उसको अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, जो अपने पास जनरली तरंग समीकरण होता है उसी से अपन रिप्रेजेंट कंपनों का तरंग समीकरण की अगर अपन देखें, तो तरंग समीकरण क्या होता है बेसिकली अपने पास डेल टू साई 1/v² डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये अपने पास होता है, ठीक है। यहाँ पे वेयर आप ऐसे कह सकते हो कि जो v होगा यहाँ पर हो जाएगा √t/m, जहाँ पे t तनाव आ जाएगा और t है एकांक लंबाई का तनाव, ठीक है, और m अपने पास इसका द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर अपन बात करें, अब जैसे आप ये भी देख लेना कि कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, t मैंने कहा कि जो t है वो एकांक लंबाई का तनाव है, ठीक है, इसको ध्यान रखे चलना। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें डेल टू साई की, इसमें अगर अपन देखें और m इसका आ जाएगा द्रव्यमान और v आ जाएगा इसे कंपनों का वेग, ठीक है। अब बेसिकली इसको सोल्व करना है। अभी जो लाप्लास अपने पास समीकरण है इसको अपन 2D में ही लेके चलेंगे, क्योंकि झिल्ली जो किसमें दी हुई है आपको अक्षय तल में दी हुई है, तो इसको अगर अपन 2D में लेके सोल्व करें, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है, तो सिलेंड्रिकल में रो फाई और जेड होता है। 2D की अगर अपन बात करें जेड का कोई मतलब नहीं होगा, रो और फाई के अंदर अपन इक्वेशन लिखेंगे, तो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको वैसे नंबर 1 लगा देते हैं अपन, तो 1/H1H2H3 आता है, तो 1/रो डेल रो, फिर H2H3 तो रो डेल साई अपॉन डेल रो प्लस डेल फाई H1H3 अपॉन H2 मानी 1/रो डेल साई अपॉन डेल फाई, जेड वाली टर्म अपने पास आएगी नहीं, फिर 1/v² डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये अपने पास इक्वेशन आ गई, क्लियर, ठीक है। अब इसको ओपन सोल्व कर लेते हैं, तो इसको ओपन करते हैं, तो 1/रो, देखो यहाँ से ये रो बाहर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे रो के सापेक्ष इसमें अवकलन हो रहा है, ठीक है, तो इसको एज इट इज रख देते हैं, डेल अपॉन डेल रो डेल साई अपॉन डेल रो। यहाँ से इस रो को अपन बाहर निकाल सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाई के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो ये रो इंटू रो ये अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन रो स्क्वायर, फिर डेल टू साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल ऑफ टी स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन आ रही है। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है, अपन वेरिएबल सेपरेशन मेथड को लेके सोल्व करते हैं, उसी से अपन सोल्व करते हैं। मतलब जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि जो साई है वो 3 है ना, साई यहाँ पे किस किस का फलन आ रहा है अपने पास, एक तो रो का आ रहा है, एक फाई का आ रहा है और एक टी का आ रहा है। अब यहाँ पे अपन कुछ अजम करके चलते हैं। अजम्पशंस क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो इस वृत्तीय झिल्ली में जो कंपन है वो ओ के सापेक्ष सम्मित हो रहे हैं, सम्मित मानी वो कोण के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, तो यदि वृत्तीय झिल्ली में कंपन सम्मित रूप से होते हैं, अर्थात फाई पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में तरंग समीकरण, ठीक है, फाई पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो डायरेक्टली अपन क्या कह सकते हैं कि अपने पास जो इक्वेशन आएगी खाली ये की ये इक्वेशन आएगी और इसमें बाकी कोई टर्म नहीं आएगी, फाई वाली टर्म को अपन कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो जो अपने पास इक्वेशन आ रही है 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो, फिर रो डेल साई अपॉन डेल रो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये अपने पास बेसिकली इसकी तरंग समीकरण, इसका तरंग समीकरण का अवकल रूप आ जाएगा अपने पास। इसको अपन नाम लगाते हैं 2। क्लियर है, ठीक है। एक काम करो, इसको 2 लगा दो ताकि समझने में आपको आसानी रहे। इसको नंबर लगा देते हैं अपन 3। अब इसको आगे फर्दर अपन सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि जो अपने पास साई है वो एक तो टी का फलन होगा और एक अपने पास काय का फलन होगा, रो का फलन होगा। अब इसको अपन वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सोल्व करेंगे। इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बाकी की अपने को किसी की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। जो साई है अपने पास रो और टी है यहाँ पर, उसको अपन मान रहे हैं तो एक तो आर एज ए फंक्शन ऑफ रो, ठीक है, और एक अपन मान रहे हैं टी एज ए फंक्शन ऑफ टी। अब समीकरण 4 को समीकरण 3 में रख देते हैं। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। यहां अपन पुट करें तो देखो यहाँ पे बेसिकली साई रो के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो जो टी वाली टर्म है वो अपने पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो टी वाली टर्म को अपन ले लेंगे बाहर, टी टी अपॉन रो, फिर डेल अपॉन डेल रो, रो डेल आर अपॉन डेल रो इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ पे टी के सापेक्ष हो रहा है तो अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो आर वाली टर्म है वो अपने पास कांस्टेंट हो जाएगी, तो डेल टू टी अपॉन डेल ऑफ टी स्क्वायर। अब एक काम करो, इस आर वाली टर्म को इधर लेके आ जाओ और टी वाली टर्म को इधर लेके आ जाओ, ठीक है, क्रॉस में। तो अपन क्या कह सकते हैं 1 अपॉन आर एज ए फंक्शन ऑफ रो, 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो, फिर रो डेल आर अपॉन डेल रो इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर 1 अपॉन टी डेल टू टी अपॉन डेल ऑफ टी स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो इसका इस समीकरण का RHS का टर्म है वो खाली टी का फलन है, और जो LHS का टर्म है वो खाली किसका फलन है, वो अपने पास रो का फलन है। तो अपन इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि लेट 1 अपॉन वी स्क्वायर को भी इंक्लूड कर लो साथ में ही, 1 अपॉन टी डेल टू टी अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन, मतलब इसी के इक्वल अपन ओमेगा स्क्वायर माने। आप में से 1 अपॉन वी स्क्वायर से चाहे वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये अपन मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर इसका अपन सॉल्यूशन देखें, मतलब क्या अवकल समीकरण बनेगा अपने पास, वो बनेगा डेल टू टी अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टी एज ए फंक्शन ऑफ टी, या फिर डेल टू टी अपॉन डेल टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। ये अपने पास आता है। अब इसका हल भी अपन सोल्व कर सकते हैं। उपरोक्त समीकरण का हल, उपरोक्त समीकरण का
हल। यहाँ अगर अपन देखें तो ये जो ओमेगा है अपने पास, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजनरी आएंगे, काल्पनिक रूट आएंगे, तो इसको अपन सॉल्यूशन साइन और कोस के टर्म में लिखेंगे। तो अपन क्या लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन, टी टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। ये अपन इसका सॉल्यूशन मान के चलते हैं, ठीक है। इसको नंबर लगा देते हैं अपन 5। अब देखो अब अपने पास जो तरंग समीकरण है ये क्या बन जाएगा यहां से, तो अतः तरंग समीकरण, तो ये अपने पास इधर 1/r 1/रो डेल अपॉन डेल रो, फिर रो डेल r अपॉन डेल रो, और इसकी जगह अपन क्या मान लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब आप एक चीज देखोगे पूरी इक्वेशन काय में है, रो के अंदर है, इस r को उधर ले जाओ और इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 1/रो, इसको ओपन करें तो रो कांस्टेंट डेल 2r अपॉन डेल रो स्क्वायर प्लस, अब रो के सापेक्ष अवकलन किया तो डेल r अपॉन डेल रो ओनली, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू में r, और ओमेगा अपॉन वी अपन के मान के चलते हैं यहाँ पे, ये जो r है एज ए फंक्शन ऑफ रो है यहाँ पर, ठीक है। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का के स्क्वायर r इंटू रो, जहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, वेयर के इक्वल्स टू अपने पास कितना है, ओमेगा अपॉन वी। क्लियर, ठीक है। अब एक काम करो, इन सबको इधर लेके जाओ, इस रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास क्या बनेगा, डेल 2r अपॉन डेल रो स्क्वायर। फर्स्ट टर्म अपने पास आ गई, ठीक है। सेकेंड टर्म की अगर अपन बात करें तो प्लस 1/रो डेल r अपॉन डेल रो प्लस के स्क्वायर r एज ए फंक्शन ऑफ रो इक्वल्स टू 0। अगर आप नोटिस करोगे तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है वो शून्य कोटि का बेसल अवकल समीकरण होता है ये, ठीक है। तो ये है अपने पास शून्य कोटि का बेसल अवकल समीकरण, ठीक है। तो इसका अगर अपन सॉल्यूशन लिखें, ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसका अपन सॉल्यूशन लिखते हैं। हो गया, देखो अतः उपरोक्त समीकरण का हल, अतः उपरोक्त समीकरण का हल, तो r एज ए फंक्शन ऑफ रो, ए बी दो कांस्टेंट अपन मान चुके हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, एक कांस्टेंट अपन मान लेते हैं c, फिर j नॉट रो प्लस d n नॉट, j और n के रूप में अपन मानते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आ गए, और इसमें एक काम करते हैं, इसको k रो के टर्म में, चाहे इसको आप मान लो k रो मान लो इसको आप, क्योंकि k कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, k इंटू रो, ठीक है। ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट इसको अगर अपन देखें, सोल्व करें, तो अपने पास एक कंडीशन होती है। देखो अगर अपन यहाँ देखें, जब रो बराबर 0 है, ठीक है, तो रो बराबर, जैसे रो 0 होता है तो आप ऐसे कह सकते हो कि एज रो टेंड्स टू 0, तो जो आपका न्यूमेन फंक्शन होता है ना के रो, वो होता है टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट हो रहा है तो मतलब इस समीकरण के परिमित फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि जो आपका d है कोफिशिएंट, वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, अपने पास 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, फाइनली जो अपने पास सॉल्यूशन आता है वो अपने पास आता है c j नॉट k रो, ये अपने पास आता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको नंबर लगा देते हैं अपन 6। अब यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, एक तो 5 को और 6 को समीकरण अपन 4 के अंदर पुट करते हैं, तो पुट इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 क्या थी अपने पास, साई था, वो किसके साथ फंक्शन था, रो का और टी का फंक्शन था, ठीक है। तो टी का तो ये आ गया अपने पास, और रो का वैल्यू अपने पास ये आ गया। तो अगर यहाँ वैल्यू पुट करें तो c j नॉट k रो इंटू a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी, ये अपने पास सॉल्यूशन आ रहा है। अब एक काम करते हैं, इस c को इस a और b के साथ ही अपन एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। मतलब इस c को मैं अगर अंदर लेके जाऊं तो c अपने पास बनेगा j नॉट k रो a1 साइन ओमेगा टी प्लस
B1 cos ओमेगा t। नंबर 7, जहां पे बेसिकली जो A1 है वो AC आ जाएगा और जो B1 है वो B इंटू सी आ जाएगा। ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आता है फाइनल। ठीक है, अब यहाँ अपन देखेंगे इसके कुछ दो केसेस देखेंगे। एक तो इसमें आवर्ती निकालेंगे कि इसमें कौन कौन सी आवर्तियां पॉसिबल होती है, एक इसमें इसके आयाम वगैरह अपन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको अपन पूरे को मिटा देते हैं, फिर एक नए सिरे से इसको शुरुआत करते हैं। वैसे एक सेकेंड, एक छोटा सा केस पहले आवर्ती का यहीं पे ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो केस फर्स्ट, संभावित कंपन आवर्तियां। अब इसमें अपन कंडीशन लगाए तो देखो क्या कंडीशन रहेगी। मैं ऐसे कह सकता हूं कि जब रो इक्वस टू ए वहन रो इक्वस टू ए, मतलब अपन किनारों की अपन बात करें, जो झिल्ली है उसके किनारों की अपन बात करें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी झिल्ली ऐसे वाइब्रेट करेगी, कंपित होगी, ठीक है, लेकिन उसके किनारे जो है उन किनारों बीच में कहीं पे भी ले लो उस झिल्ली की पोजीशन चेंज होगी। लेकिन जब अपन किनारों की बात करेंगे तो किनारों में कहीं पे भी उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि किनारों के ऊपर जो विस्थापन होता है अपने पास वो शून्य होता है। ठीक है, अर्थात झिल्ली के किनारों पर विस्थापन शून्य होता है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि जो आपका जे नोट के रो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, शून्य। अगर बेसल फंक्शन शून्य होता है तो अपने पास, अच्छा के का मान कितना था अपने पास, के का मान था अपने पास ओमेगा अपॉन ए, वी इक्वस टू के इक्वस टू अपने पास कितना ओमेगा अपॉन वी था, तो ओमेगा अपॉन वी इंटू रो इक्वस टू 0। यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, इस ओमेगा की बहुत सारी अपने पास वैल्यू आएगी जिनके लिए अपने पास बेसल फंक्शन शून्य होता है। तो इसमें कुछ वैल्यूज होती है जो अपने को याद रखनी होगी, तो इस वजह से अपने पास कह देंगे लाइक ओमेगा 1 इक्वस टू अपने पास आ रहा है 2.404 अपॉन ए इंटू वी। एक अगर अपन बात करें ओमेगा 2 तो 5.520 अपॉन ए इंटू में वी। ठीक है, ओमेगा चार वैल्यू अगर 3-4 वैल्यू अगर आप याद रख सकते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 8.653 अपॉन ए इंटू वी एंड द लास्ट वन ओमेगा 4 अगर अपन देखें तो 14.93 अपॉन ए। इस तरह से अपन ये अपने पास संभावित कंपन आवर्तियां आती है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके आयाम की। ठीक है, इसके आयाम अपन कैसे निकालेंगे, तो अगर अपन जनरली देखें तो इन इक्वेशंस को, इसको नंबर दे देंगे अपन 8। ठीक है, अगर अपन बात करें तो अपने पास बहुत सारी आवर्ती आ रही है, तो जो अपने पास सॉल्यूशन होगा बेसिकली जो साई का एज ए रो और फंक्शन ऑफ टी, तो यहाँ पे ये सिंगल सॉल्यूशन ना होकर अपने पास बहुत सारी वैल्यूज होगी, जिसको अपन सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एन, ठीक है, जे नॉट। अब यहाँ पे के इंटू रो आ रहा है, ठीक है, तो इसको उसके टर्म में ओमेगा टर्म में लिखे अपन, तो ओमेगा एन रो अपॉन वी। ठीक है, और फिर ए को अगर अपन बात करें तो ए एन ओमेगा साइन ओमेगा एन टी प्लस बी एन कोस ओमेगा एन टी। ये अपने पास बेसिकली क्या आता है, इसका सॉल्यूशन आता है। ठीक है, इसको नंबर लगा देंगे अपन 9। अब अपने को निकालना है इसके आयाम। ठीक है, तो अब देखो आयाम के लिए बेसिकली अपने को ए एन और बी एन के मान निकालने होंगे। ठीक है, अब ए एन और बी एन के मान अपन कैसे निकालेंगे, उसके कंडीशन देखना, इसको नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, देखो अब समीकरण 9 की अपने को आवश्यकता होगी, तो समीकरण 9 को अपन साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे साई रोटी इक्वस टू समेशन ऑफ एन जे नॉट ओमेगा एन रो अपॉन वी। ठीक है, इनटू में ए एन साइन ओमेगा एन टी प्लस
बी एन कोस ओमेगा एन टी, नंबर 9। ठीक है, अब सेकंड हेडिंग है इसमें अपने पास इसके आयाम, संभावित कंपन आयाम। देखो अब आयाम की अपन बात करें, मतलब अपने को बेसिकली ए एन और बी एन का मान निकालना है। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। अब अपन t बराबर 0 की अपन बात करें कि t बराबर 0 पे देखो ऑब्वियसली जैसे अपन सपोज ए एन और बी एन का मान निकालें तो पहले अगर मान लो ए एन को 0 करना है तो अपन t बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, t बराबर 0 पे ये पूरी सिचुएशन 0 हो जाएगी, तो यहाँ से अपन बी एन का मान निकाल सकते हैं। अब जब ए एन का मान निकालेंगे तो इसका एक बार अपन अवकलन कर लेंगे। ठीक है, इसका अपन अवकलन करेंगे तो ये cos में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन में। अब इसको अपन 0 कर देंगे, t बराबर 0 पे अपन लेके चलेंगे। तो अपन बात करें एट t इक्वल्स टू 0, लेट जो आपका साई रो t है वो अपन मान लेते हैं साइन नॉट रो, ये अपन विस्थापन मान के चलते हैं। तो इस केस में इस साइन नॉट रो का वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा, तो समीकरण 9 से जो साइन नॉट रो होगा अपने पास समेशन ऑफ एन जे नॉट ओमेगा एन रो अपॉन वी, और इनटू में अपने पास आ जाएगा बी एन, ये अपने पास बी एन आ गया। ठीक है, अब मेन काम है यहाँ से इसको हटाना। तो आपको बता दूं जो बेसल फंक्शन होता है ना उसका एक प्रॉपर्टी होता है, उसका प्रॉपर्टी आपको बताऊं मैं। जैसे अगर अपन लिखें प्रॉपर्टी चूंकि 0 से a, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, रो जे नॉट ओमेगा एम रो अपॉन वी इंटू जे नॉट ओमेगा एन रो अपॉन वी डी रो इज इक्वल्स टू अपने पास होता है ए स्क्वायर बाई 2 J1 ओमेगा एन ए अपॉन वी और डेल्टा एन एम, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखो, इस फॉर्मूले को अपने को इस ऊपर वाली इक्वेशन में अप्लाई करना है यहाँ पर। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इस समीकरण को कुछ नंबर देते हैं 10। ठीक है, इस समीकरण को अपन एक तो रो इंटू जे नॉट ओमेगा एम रो अपॉन वी से गुणा कर 0 से 1 के मध्य रो के सापेक्ष समाकलन करने पर, ये अपन सिचुएशन काम में लेते हैं। ठीक है, तो अपन यहां लिखें समीकरण 10 को दोनों तरफ, ठीक है, किससे गुणा करना है, रो जे नॉट ओमेगा एम रो अपॉन वी से गुणा कर 0 से 1 के मध्य रो के सापेक्ष समाकलन करने पर। क्लियर? ठीक है, तो इसमें अपन समाकलन करते हैं। देखो तो यहां अगर अपन लिखें लेफ्ट साइड में अपने पास क्या बनेगा, यहां से देखो तो इंटीग्रेशन 0 से a साइन नॉट रो और रो जे नॉट ओमेगा एम वी ओमेगा एम रो अपॉन वी डी रो इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब आरएचएस साइड में अपने पास क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ एन इंटीग्रेशन 0 से a रो जे नॉट ओमेगा एम रो अपॉन वी इंटू जे नॉट ओमेगा एन रो अपॉन वी। ठीक है, और देखो ये बी एन है तो बी एन इंटीग्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो बी एन अपन ले लेते हैं बाहर कांस्टेंट और आ जाएगा डी रो। अब यहाँ पे ये वाली सिचुएशन अप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली सिचुएशन अप्लाई करता हूँ तो 0 से a रो साइन नॉट रो फिर जे नॉट ओमेगा एम रो अपॉन वी डी रो इज इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा, तो समेशन, अब समेशन लगाने की जरूरत नहीं है अपने को क्योंकि समेशन ऑलरेडी इस इक्वेशन में लगा हुआ है। ठीक है, तो बी एन और अब इनटू में इसका अगर अपन सॉल्यूशन देखें तो a स्क्वायर बाई 2 फिर J1 ओमेगा एन ए अपॉन वी और अपने आ जाएगा डेल्टा एन एम। अब अपन एक तरह कह सकते हैं यहाँ पर कि
जो डेल्टा एन है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या क्या होगा, एक तो होता है 0 और एक होता है 1। तो 1 तो किस सिचुएशन में होता है, ठीक है, इफ एन इक्वल्स टू या एन और एम बराबर होंगे, और इफ यहाँ ऐसे कह दो और n नॉट इक्वल्स टू m। तो ऑब्वियसली अपन n और m जब इक्वल होंगे वही वैल्यू अपन लेके सोल्व करेंगे, तो उसके लिए इसका वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन लिखें कि 4 तो यहाँ अगर अपन लिखें कि 4 n इक्वल्स टू m, इसके लिए अगर इसका अपन सॉल्यूशन देखें तो 0 से a, ठीक है, रो साइन नोट रो जे नोट ओमेगा n आ जाएगा, रो अपॉन v डी रो इक्वल्स टू बी एन ए स्क्वायर बाई 2 J1 ओमेगा n a अपॉन v। अब यहां से अपन बी एन का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो बी एन का मान अपने पास आएगा वो आ जाएगा बी एन इक्वल्स टू, ठीक है, 2 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड में अपने पास आ जाएगा J1 ओमेगा n a अपॉन v। और अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से a रो साइन नोट रो जे नोट और ओमेगा n रो अपॉन v इंटू में dv। ये अपने पास बेसिकली bn का मान आ गया, ठीक है। अब bn का मान अपन जो कौन सी इक्वेशन मानी थी स्टार्टिंग में, bn का मान अपन यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा। bn का मान तो आ गया अपने पास। अब नेक्स्ट अपन निकालेंगे कोफिशिएंट an का मान। अब an का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसका अपन अवकलन लेके चलेंगे, ठीक है। तो समीकरण 9 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो समीकरण 9 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी, डेल साई अपॉन डेल टी रो टी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन, इन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, ओमेगा एन रो अपॉन वी। अब यहाँ देखें तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा एन ए एन कोस ओमेगा एन टी माइनस ओमेगा एन बी एन साइन ओमेगा एन टी, ये अपन लेके चलते हैं। अब ऑब्वियसली अगर मान लो अपने को ए एन का मान निकालना है तो अपन t बराबर 0 पे इसका वेग ले लेंगे। ये जो क्वांटिटी है ये इसके वेग को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि जो साई है वो इसके विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि 4 t इक्वल्स टू 0 लेट जो अपने पास वेग है इनिशियल t बराबर 0 पर वो अपन मान के चलते हैं डेल साइन नॉट रो डेल टी, ये अपन मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, डेल साइन नॉट रो अपॉन डेल टी इक्वल्स टू, अब इसमें ने 0 के लिए ये टर्म 0 हो जाएगी तो अपने पास आ जाएगा समेशन ऑफ n ओमेगा n ए एन जे नोट ओमेगा n रो अपॉन v। अब सेम सिचुएशन है कि यहां से अपन ए एन का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। ए एन का मान निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि इसको जे नोट ओमेगा एम रो अपॉन वी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे रो इनटू, ठीक है। तो यहां देखो उपरोक्त समीकरण को रो जे नोट ओमेगा एम रो अपॉन वी से दोनों तरफ गुणा कर 0 से a के मध्य रो के सापेक्ष समाकलन करने पर। क्लियर है, ठीक है, ये अपने पास है। अब इसमें अगर इसको अपन सोल्व करते हैं देखो क्या रिजल्ट आ जाएगा अपने पास, सेम लास्ट टाइम जैसे जो प्रोसीजर था वो का वही प्रोसीजर यहां पे होगा।
देखो अगर अपन लेफ्ट साइड की अपन बात करें तो लेफ्ट साइड में अपने पास इक्वेशन रहेगी डेल साइन नॉट रो अपॉन डेल टी रो जे नॉट ओमेगा एम रो अपॉन वी डी रो, और कहाँ से कहाँ, 0 से a के बीच में। राइट साइड अगर अपन बात करें समेशन ऑफ n ओमेगा एन ए एन अपने पास कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। फिर रो जे नॉट ओमेगा एम रो अपॉन वी इंटू में जे नॉट ओमेगा एन रो अपॉन वी, यह जाएगा डी रो, 0 से a के मध्य। क्लियर। अब इसमें जो अपने पास प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या थी, समेशन को हटा, समेशन लगा लेते हैं एन ओमेगा एन ए एन, ये था अपने पास ए स्क्वायर बाई 2 जे वन ओमेगा एन ए अपॉन वी और इनटू में डेल्टा एन एम, ये अपने पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब यहाँ अगर अपन बात करें एन और एम मतलब उनकी सेम वैल्यूज के लिए कि फॉर एन इक्वल्स टू एम के लिए अगर इसको अपन सोल्व करें, ठीक है, तो देखो फॉर एन इक्वल्स टू एम तो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी, इधर देखें तो 0 से a डेल साइन नॉट रो अपॉन डेल टी रो जे नॉट, अब एम की जगह अपन ओमेगा एन लिख सकते हैं वी डी रो इज इक्वल्स टू, यहाँ अगर अपन देखें समेशन की जरूरत नहीं रहेगी, ओमेगा एन ए स्क्वायर बाई 2 जे वन ओमेगा एन ए अपॉन वी, ये अपने पास आ जाएगा। अब यहाँ से अपन ए एन का मान कितना आ जाएगा अपने पास, तो ए एन इक्वल्स टू आ जाएगा कि 2 अपॉन ओमेगा एन ए स्क्वायर जे वन ओमेगा एन ए अपॉन वी, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन 0 से a डेल साइन नॉट रो अपॉन डेल टी, फिर इनटू में रो जे नॉट ओमेगा एन रो अपॉन वी और आ जाएगा डी रो, ये अपने पास आ गया ए एन। तो ए एन और बी एन दोनों की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, तो ये अपने पास इसके पॉसिबल एम्पलीट्यूड्स होते हैं, ठीक है, तो इनको नोट कर लो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संभव डिजिटल क्लासेज, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे पतली आयताकार प्लेट में ऊष्मा प्रवाह या विसरण समीकरण, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अपने पास, ठीक है। तो अगर अपन जनरली अपन बात करते हैं, मान लो कोई भी अपने पास चालक माध्यम दिया हुआ है, ठीक है, तो चालक माध्यम में बेसिकली क्या होता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर मान लो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, ताप का मतलब अंतर आ जाता है कि एक जगह पे ताप कम है, एक जगह पे ताप ज़्यादा है, तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली इस ऊष्मा प्रवाह को अपन हीट इक्वेशन, ठीक है, ऊष्मा समीकरण के द्वारा अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, विसरण समीकरण इसको अपन कहते हैं। तो अपने पास जो विसरण समीकरण होता है, ठीक है, विसरण समीकरण की अगर अपन बात करें तो बेसिकली डेल टू थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे जो थीटा है बेसिकली वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल टी। क्लियर। जहां पे आप ऐसा कह सकते हो कि वेयर जो एच स्क्वायर है, ठीक है, एच स्क्वायर का मान अपने पास आता है के अपॉन रो सी, के है, के को अपन बोलते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक की, और अगर अपन बात करें एच, तो जो एच होता है अपने पास वो होता है ऊष्मीय विसरण, ऊष्मीय विसरण, ठीक है। के अपने पास होता है ऊष्मा चालकता गुणांक, ठीक है। रो अपने पास होता है घनत्व और सी अपने पास होती है विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, ये अपने पास दिया हुआ है। अब सिचुएशन अपन ले लेते हैं, क्या सिचुएशन अपने को दी हुई है कि मान लो आपके पास एक कोई पदार्थ है XY तल में, उसमें एक आयताकार प्लेट रखी हुई है, ठीक है। इस आयताकार प्लेट की अगर अपन लंबाई की अपन बात करें a है, और अगर अपन चौड़ाई की अपन बात करें तो अपने पास क्या हो जाएगी b, मतलब इसकी जो लंबाई है वो अपने पास हो गई a और जो चौड़ाई है वो अपन कितनी मान के चल रहे हैं, b मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब उसमें जो कंडीशंस क्या क्या दी हुई है कि इसके जितने भी किनारे हैं तो इन किनारों पर टेम्परेचर का मान 0 है, ठीक है। अगर अपन यहाँ बात करें बाउंड्री कंडीशंस, मतलब इनकी जब अपन ये अवकल समीकरण को अपन सोल्व करेंगे
तो यहाँ पे बात करें तो एट अपन बात करें x इक्वस टू 0, x इक्वस टू a, y इक्वस टू 0 और y इक्वस टू b, इन सब के लिए अपने पास जो थीटा है टेम्परेचर है वो कितना है अपने पास 0 दिया हुआ है। अब इनिशियली क्या है अपन ये मान के चलें कहीं पे भी तापमान शून्य नहीं है, ठीक है। फिर जैसे ही धीरे धीरे टी बढ़ता है, समय बढ़ता है, वैसे वैसे ताप का मान भी कम होने लगता है। या आप ऐसा कह सकते हो कि तो ताप होगा वो आप ऐसे कह जो उष्मा होगी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होने लग जाएगी। ये अपने पास सिचुएशन दी हुई है। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो समीकरण 1 है उसको अपन 2D में ही लेंगे, ठीक है। पहले अपन 2D में लेके इसको अपन सोल्व करते हैं, फिर इसको अपन 3D में बताएंगे किस प्रकार से इसको अपन लिखेंगे। तो 2D के अंदर और ऑब्वियसली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इक्वेशन 1 इन 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहां अगर अपन लिखें डेल टू थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये अपने पास इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है अपने पास, जनरली अगर अपन बात करें कि लेट थीटा इक्वस टू, अब थीटा को अपन किस किस का फंक्शन मान सकते हैं, यहाँ पे एक्स का मान सकते हैं, वाई का मान सकते हैं और एक टी का अपन मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो अपन कह देंगे एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई फंक्शन ऑफ वाई और टी एज ए फंक्शन ऑफ टी। अब इस 3 को समीकरण अपन 2 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में जब अपन पुट करेंगे तो यहाँ पे इसको नोट करो, फिर अपन यहाँ से नए सिरे से चालू करते हैं। देखो तो अब इसको अगर अब इसमें पुट करते हैं तो अपने पास बेसिकली आएगा 1 अपॉन, ठीक है। अब जब अपन अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख देंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। जब अपन अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसके y और t अपने पास क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो अपने पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो कांस्टेंट है y और t अपने पास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब y के लिए देखें तो अपने पास x और t कांस्टेंट रहेगा, डेल टू y अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल थीटा। थीटा की अगर अपन बात करें तो अपने पास आ जाएगा, इसमें सिर्फ t के लिए x और y कांस्टेंट रहेंगे तो डेल t अपॉन डेल t, ये अपने पास आ रहा है। अब इसको x y t से इसमें भाग दे दो, ठीक है, डिवाइड बाई थीटा इक्वस टू एक्स वाई टी। तो देखो जब मैं अपन एक्स वाई टी से भाग देते हैं तो यहाँ पे देखो वाई टी अपॉन एक्स वाई टी डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टी अपॉन एक्स वाई टी डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर 1 अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई टी डेल टी अपॉन डेल टी, ये अपने पास है। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, यहाँ से एक्स टी से एक्स टी कैंसिल आउट और वाई टी से वाई टी कैंसिल आउट, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू 1 अपॉन एच स्क्वायर 1 अपॉन टी डेल टी अपॉन डेल टी, ये अपने पास इक्वेशन बनती है। अब यहाँ पे अपन क्या नोटिस कर रहे हैं, इसको नंबर लगा देते हैं अपन 4, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि जैसे ये है आपका, ये समीकरण क्या आ गया, खाली टी का फलन है, ये खाली x का फलन है और ये खाली अपने पास y का फलन है। तो इन सबको अपन किसी अलग अलग कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या मान के चल रहे हैं कि लेट जो अपने पास 1 अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, इसको अपन मान रहे हैं के एक्स स्क्वायर माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ से अपने पास क्या सोल्यूशन बनेगा, डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स इक्वस टू 0, ये अपने पास आता है, ठीक है। अब इसका अगर अपन सॉल्यूशन की अपन बात करें, इसको दे देंगे अपन 5a, लास्ट में इसका अपन सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन देखें इस टर्म को तो 1 अपॉन वाई डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसको अपन मान लेते हैं किसके बराबर, माइनस का के वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर वाई इक्वस टू 0, इसको नाम देते हैं अपन 5b, क्लियर,
ठीक है। और एक और इक्वेशन अपने पास टेम्परेचर वाली, ठीक है। टेम्परेचर वाली इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ अगर अपन लिखें तो इसको अपन मान लेते हैं 1/t del 2t अपॉन del t स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के थीटा स्क्वायर। तो अपने पास आ जाएगा del 2t अपॉन del t स्क्वायर के थीटा स्क्वायर t इक्वल्स टू 0। ये ले लो 5c। ये अपने पास आ गई तीनों इक्वेशंस, ठीक है। अब अगर अपन इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 के अंदर पुट करते हैं, ठीक है, मतलब पुट इक्वेशन 5a b एंड c इन इक्वेशन 4 के अंदर अपन रखते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा अपने पास? ये अपने पास आ जाएगा k एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर फिर के थीटा स्क्वायर अपॉन यहाँ अपने पास आ जाएगा एच स्क्वायर। ये अपने पास आता है, क्लियर, ठीक है। तो इसको नंबर लगा देते हैं अपन 6 नंबर। एक सेकेंड, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव ही है। अब इसको अगर अपन सोल्व करें, ठीक है, तो इसको के थीटा ही अपन मान लेते हैं, के थीटा स्क्वायर ना मानकर ओनली के थीटा मान लो, सिंगल डेरिवेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब समीकरण देखो, इसके अगर अपन बात करें 5c से, 5c का अगर अपन सॉल्यूशन लिखे तो इसका अपन सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 5c से, ठीक है, तो देखो इसमें t की जगह t की टर्म ले जाओ, del t अपॉन t, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का के थीटा इंटू डी टी या डेल टी कह दो आप। अब इसका समाकलन कर दो, समाकलन करने पर ठीक है, इंटीग्रेशन डेल टी अपॉन टी माइनस के थीटा डेल टी, ठीक है। इसको अगर अपन सोल्व करें तो अपने पास क्या बन जाएगा? यह आ जाएगा लॉग ऑफ टी माइनस के थीटा टी प्लस कोई भी एक कांस्टेंट लगा दो, c अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर अपन सोल्व करते हैं तो बेसिकली यहां अगर अपन इसको सोल्व करें तो दिस इंप्लाइज, यहां अगर सपोज यहां से लोग हटाएं तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? e की पावर माइनस के थीटा टी इंटू ई की पावर c। इसको कोई भी एक कांस्टेंट अपन मान लेते हैं तो t एज ए फंक्शन ऑफ t इक्वल्स टू a e की पावर माइनस के थीटा टी। ये अपने पास जो टाइम वाला टेम्परेचर वाला था, टाइम कर वाला, उसका सॉल्यूशन अपने पास आ गया। इसको नंबर लगा देते हैं अपन 7, ठीक है। अब समीकरण 5a और 5b से अगर अपन सॉल्यूशन लिखें, ठीक है, तथा समीकरण 5a व 5b के हल, इसकी अगर अपन बात करें, देखो अब तो यहाँ इसके जो रूट्स आएंगे वो अपने पास इमेजनरी आएंगे, काल्पनिक, तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो साइन और कोस के टर्म में लिखेंगे अपन। तो अक्स अक्स इक्वल्स टू ए आ गया, तो बी ले लो, बी साइन के एक्स टी सी कोस के एक्स टी, ठीक है। ये अपने पास आ गया एक सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वाई वाई, तो ए बी सी डी साइन के वाई टी प्लस डी ई कोस के वाई टी, ये अपने पास आ गया, ठीक है। इसको नंबर लगा देंगे 8 और इसको नंबर लगाते हैं अपन 9। तीनों सॉल्यूशंस आ गए अपने पास। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे अब बाउंड्री कंडीशंस से, क्योंकि यहाँ पे अपने पास जो 5 कांस्टेंट है ए बी सी डी और के एक्स, इसके अलावा ये जो के एक्स के वाई के जेड है, इनकी वैल्यू भी तो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अपन बाउंड्री कंडीशंस यूज करेंगे। अब बाउंड्री कंडीशंस अपने पास क्या क्या थी कि एक तो एक्स इक्वल्स टू 0 के ऊपर, ठीक है, और एक्स इक्वल्स टू 1 के ऊपर अपना जो थीटा है, टेम्परेचर है, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अपन बात करें फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा 0 तो अपन क्या कह सकते हैं, जो अपने पास एक्स एक्स वाली टर्म है वो क्या होनी चाहिए? 0। अब ये वाली 0, ये 0 है अपने पास, तो देखो क्या अपने पास आ जाएगा? एट टी इक्वल्स टू 0 नॉट एक्स इक्वल्स टू, एक सेकेंड अगर अपन बात करें, हाँ इनिशियली देख रहे हैं अपन, ठीक है, कि किनारे जितने भी हैं सभी किनारों पे अपने पास क्या है? वो टेम्परेचर 0 है अपने पास। तो अगर टेम्परेचर 0 रहेगा, एक्स इक्वल्स टू 0, अपन किनारे की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं? ये एक्स एक्स भी अपने पास क्या जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है।
तो इसको अगर अपन फर्दर सोल्व करते हैं तो इसका एक सेकंड अपन ध्यान नहीं दिया, जो सॉल्यूशन आएगा ये अक्स आएगा और यहाँ अपने पास आएगा y, क्योंकि ये y के फंक्शन से ना कि t के। ठीक है, तो समीकरण 8 से इसका अगर अपन सॉल्यूशन, तो यहाँ जाएगा लेफ्ट में 0 b साइन 0 प्लस c cos 0। ठीक है, तो 0 b इंटू 0 प्लस c इंटू 1। तो अपने पास देखो ये तो टर्म 0 हो रही है, बट ये वाली टर्म 0 नहीं हो रही, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, c इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसी में कि एट x इक्वल्स टू a, अपने पास अगेन थीटा इक्वल्स टू 0, यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, x इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो अब इस सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो देखो ये वाली टर्म तो अपने आप ही 0 हो गई, c वाली टर्म, तो बचा कौन सा, ये वाली। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू b साइन के x इंटू a। ठीक है, ये 0 है तो दिस इंप्लाइज, अब b तो 0 हो नहीं सकता, साइन के एक्स ए बराबर 0 होगा, और साइन का वैल्यू किसके लिए 0 होता है अपने पास, वो होता है एन पाई के लिए, तो साइन ऑफ एन पाई, यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, के एक्स का मान आ जाएगा एन पाई अपॉन ए, जहाँ पे एन का मान अपने पास आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। एक सॉल्यूशन अपने पास ही आ गया। तो फाइनली अगर अपन लिखें समीकरण 8 से जो ओवरऑल सॉल्यूशन लिखे हैं अपन अक्स के लिए, कितना आ जाएगा, तो अपने पास बी ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, और फिर साइन के एक्स की जगह एन पाई एक्स अपॉन ए, ये अपने पास आ रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इसको नंबर लगा देते हैं अपन 10, सेकंड बाउंड। अब नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन देखो। ठीक है, कि सेकंड बाउंड्री कंडीशन, तो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन अपने पास क्या है कि एट y इक्वल्स टू 0। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 पे थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 0, इसका मतलब अपने पास जो y टर्म है वो अपनी कितनी हो जाएगी, अपने पास 0 हो जाएगी। तो कौन सी इक्वेशन अपन यूज करेंगे, अब यूज करेंगे अपन 9 नंबर इक्वेशन, तो समीकरण 9 से। ठीक है, तो समीकरण 9 से अगर अपन देखें तो देखो ये इक्वल्स टू 0 है, तो ये 0, फिर d इंटू में साइन 0 प्लस e cos 0। ठीक है, तो ये 0 d इंटू 0 प्लस e इंटू 1, तो ये टर्म तो अपने पास हो जाएगी 0। तो यहाँ पे अपन क्या कह देंगे कि e इक्वल टू क्या आना चाहिए, अपने पास 0 आना चाहिए। तो अगर e इक्वल टू 0 है तो ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। अब नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन अपन क्या लेंगे कि y इक्वल टू b के ऊपर थीटा बराबर 0। तो देखो ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें एट y इक्वल्स टू b, तो थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे अगेन y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करें तो दिस इंप्लाइज 0 इक्वल्स टू, ठीक है, d साइन के वाई बी, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं साइन के वाई बी इक्वल्स टू आ जाएगा साइन एम पाई मान लो। ठीक है, तो यहाँ से के वाई का मान अपने पास आ गया साइन एम पाई अपॉन बी, और जहाँ पे m इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो समीकरण 9 से अपने पास जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, y का अगर वो अपन लिखे यहाँ पर समीकरण 9 से, अतः समीकरण 9 से y इक्वल्स टू अपन लिखें कितना आ जाएगा, अपने पास कांस्टेंट बचेगा कौन सा d, तो d साइन एम पाई वाई अपॉन बी, ये अपने पास फाइनल सॉल्यूशन आता है। इसको अपन नंबर लगा देते हैं 11। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इक्वेशन 7 10 और 11 को अपन रखेंगे किसमें, समीकरण 7 10 11 को समीकरण अपन रखेंगे 3 के अंदर। ठीक है, अब इन सबको अगर अपन इक्वेशन में पुट करते हैं तो पुट इक्वेशन कौन सी, एक तो 7 10 एंड 11 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 अपने पास क्या थी, थीटा जो फंक्शन था वो एक्स वाई और टी का फलन था, तो अपने पास आ जाएगा कितना, ये अपने पास आएगा एक तो एक्स एक्स वाई वाई और टी टी, ये अपने पास था।
ये अपने पास सॉल्यूशन था, ठीक है। अब इसमें अक्स अक्स वाई वाई टी टी का अपन मान पुट करते हैं। तो देखो अब देखो यहां अगर अपन वैल्यू पुट करें तो थीटा इक्वस टू, पहले अपन लिखे जैसे अक्स अक्स का सॉल्यूशन अपने पास कितना आया था, बी साइन एन पाई अक्स अपॉन ए इंटू में y का सॉल्यूशन अपने पास ये रहा, डी साइन एम पाई वाई अपॉन बी, ठीक है। और t का सॉल्यूशन अपने पास कितना है, ए की पावर माइनस के थीटा टी। ये अपने पास सारे सॉल्यूशंस आए थे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन सभी सॉल्यूशंस कॉन्स्टेंट्स को सबको एक कर लेते हैं। तो सभी कॉन्स्टेंट्स को अगर अपन एक करें तो आ जाएगा थीटा इक्वस टू ए बी डी, फिर ई की पावर माइनस के थीटा टी इंटू में साइन एन पाई एक्स अपॉन ए साइन एम पाई वाई अपॉन बी। और इसको अपन देखो, अब यहाँ पे n और m की बहुत सारी वैल्यूज है, तो यहाँ पे अपन क्या यूज कर लेंगे, समेशन। तो थीटा इक्वस टू समेशन ऑफ n और m मान लो, और इसको अपन मान लेते हैं कोई कांस्टेंट a n m, ठीक है। e की पावर माइनस के थीटा टी इंटू में साइन n पाई एक्स अपॉन a इंटू साइन m पाई y अपॉन b। ये अपन मान के चलते हैं। अपना मेन काम है यहाँ पर इस a n m का मान निकालना। इसको नंबर लगा देते हैं अपन 12 नंबर, ठीक है। अब a n m का मान अपन कैसे निकालेंगे उसको समझना, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि अपन प्रारंभ में क्या मान के चलेंगे, जब t बराबर 0 है, ठीक है। तो t बराबर 0 है तो लेट एट t इक्वस टू 0 जो अपने पास थीटा है वो अपन कितना मान लेते हैं, थीटा नॉट एक्स वाई, ये अपन मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब t बराबर 0 पे अपन किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, तो समीकरण जो 12 है क्या बन जाएगी, समीकरण 12 से तो थीटा नॉट एक्स वाई इक्वस टू समेशन ऑफ एन ए एन एम, ठीक है। ए की पावर 0 1 हो जाएगा, साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन ए इंटू साइन ऑफ एम पाई वाई अपॉन बी। ये अपने पास आ रहा है। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसको है ना साइन एन डेस पाई एक्स अपॉन ए और साइन एम डेस पाई वाई अपॉन बी से दोनों साइड गुणा करेंगे और 0 से a 0 से b के मध्य समाकलन करेंगे, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। अब उपरोक्त समीकरण को या समीकरण 12 को, ठीक है, 13 है 12, 13 को किस किस से गुणा करेंगे, साइन एन डेस पाई एक्स अपॉन ए इंटू साइन एम डेस पाई वाई अपॉन बी से गुणा कर, ठीक है। कहां से कहां तक, एक्स का मान तो 0 से a और y की 0 से b के मध्य समाकलन करने पर, ठीक है। तो यहां अगर अपन बात करें तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा अपने पास, 0 से a 0 से b थीटा नॉट एक्स वाई, ठीक है, साइन ऑफ एन डेस पाई एक्स अपॉन a इंटू साइन ऑफ एम डेस पाई वाई अपॉन बी डी एक्स डी वाई, ठीक है। इंटीग्रेशन फिर 0 से a, अच्छा कांस्टेंट है उनको अपन बाहर लेते हैं, तो समेशन ऑफ n, ठीक है, a एन एम 0 से a, साइन की अगर अपन टर्म लिखें तो साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन a इंटू में साइन ऑफ एन डेस पाई एक्स अपॉन a डी एक्स। और b के लिए अपन देखें तो साइन ऑफ एम पाई एक्स अपॉन ए वाई इंटू साइन ऑफ एम डेस पाई वाई अपॉन बी, ठीक है, डी वाई। ये अपने पास है। अब अपने पास क्या होता है, एक
अगर आपको पता हो तो मैंने लास्ट टाइम भी अपने पास कुछ टॉपिक ऐसे आए थे जिसमें इस तरह की अपनी इंटीग्रेशन को सोल्व किया था, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ इंटीग्रेशन की चूंकि 0 से a साइन ऑफ n पाई x अपॉन a इंटू साइन ऑफ n डेज पाई x अपॉन a dx इज इक्वल्स टू, ये अपने पास क्या था, इसका वैल्यू था अपने पास a/2 डेल्टा एन एम, ये अपने पास सॉल्यूशन होता है। ऐसे इसका जाएगा b/2 डेल्टा m, यहाँ पे जैसे n डेश ले रहे हैं तो ये n डेश ले लो, ठीक है। और ऐसे ही ये जो इंटीग्रेशन अपने पास, इस इंटीग्रेशन का अपने पास वैल्यू आएगा b/2 डेल्टा m डेश, क्लियर है, ठीक है। तो अब इसको अपन फाइनली अगर अपन सोल्व करें तो देखो किस तरह से आएगा। लेफ्ट साइड में अपने पास कोई चेंज करना नहीं, तो 0 से a 0 से b, ठीक है, थीटा नॉट एक्स वाई, ठीक, फिर साइन n डैश पाई x अपॉन a इंटू में साइन m डैश पाई y अपॉन b, ठीक है, dx dy इक्वल्स टू समेशन ऑफ n a n m, ठीक है। फिर अपने पास आ जाएगा यहाँ पर a/2 डेल्टा n डैश b/2 डेल्टा m डैश, ये अपने पास आता है। अब अपने को पता है कि ये जो फलन है ये n और n डैश के लिए 1 और ये m और m डैश के लिए 1 रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे अपन कंडीशन लिख देंगे कि फॉर n इक्वल्स टू n डैश एंड m इक्वल्स टू m डैश, इसी को अपन लेके सोल्व करेंगे। फॉर n इक्वल्स टू n डैश एंड m इक्वल्स टू m डैश, इसको अगर अपन लेके सोल्व करते हैं तो लेफ्ट साइड में अपने पास रहेगा 0 से a 0 से b थीटा नॉट एक्स वाई, ठीक है, साइन अब n डैश की जगह n पाई x अपॉन a इंटू में साइन m पाई y अपॉन b dx dy, समेशन का मतलब है नहीं यहाँ पर, तो आ जाएगा a n m फिर ab/4, ठीक है। अब यहाँ से a n m का अगर अपन वैल्यू निकालें तो a n m का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 4 अपॉन ab, फिर 0 से a, ठीक है, 0 से b थीटा नॉट एक्स वाई साइन ऑफ n पाई x अपॉन a इंटू साइन ऑफ m पाई y अपॉन b dx dy, ये अपने पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आता है, क्लियर। अगर मान लो कि जो अपने पास अपन ने प्लेट ली थी, जो आयताकार प्लेट ली, अगर मान लो वो 3D के अंदर हो, मतलब घनाभ टाइप की हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अपन क्या कह सकते हैं कि जो अपने पास साई का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, कि अगर अपन बात करें कि यदि चालक माध्यम, ठीक है, 3D में हो, त्रिविमीय के अंदर हो, तो उस केस में अपन क्या कह सकते हैं, जो अपने पास सॉल्यूशन आएगा, जो साई अपन मानते हैं, जो जो टेम्परेचर अपन माने थीटा एक्स वाई, अब इसमें जेड भी इंक्लूड हो जाएगा, तो फाइनल जो अपन सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तो किस प्रकार से लिखेंगे अपन, एक तो एक्स वाई जेड और इसमें आ जाएगा एक टी इंटू टी का, और जब अपने पास ओवरऑल सॉल्यूशन आता है अपने पास थीटा का, वो अपने पास आ जाएगा समेशन ऑफ एन एम और एक और मान लो कोई भी आर्बिट्ररी पी, तो ए एन एम पी, ठीक है, फिर साइन एन पाई एक्स अपॉन ए इंटू में साइन एम पाई वाई अपॉन बी, ठीक है, इंटू में साइन पी पाई जेड अपॉन सी, और फिर यहाँ आ जाएगा ई की पावर माइनस के थीटा इंटू टी, ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आता है, ठीक है। अब आप एक ये कह सकते हो कि जहाँ पे जो ये ए एन एम है, इस कांस्टेंट का मान अपन कैसे निकालेंगे, सिमिलर तरह से यहाँ लिखे अपन कि ए एन एम पी, इस कांस्टेंट का अगर अपन मान लिखते हैं तो आ जाएगा 8 अपॉन ए बी सी, और जो इंटीग्रेशन होगा अब यहाँ पे वो ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से ए 0 से बी और 0 से सी, थीटा नॉट, यहाँ पे थीटा नॉट जो होगा वो एक्स वाई जेड तीनों का फलन होगा, ठीक है, साइन ऑफ यहाँ जाएगा एन पाई एक्स अपॉन ए इंटू में साइन ऑफ एम पाई वाई अपॉन बी और इंटू साइन पी पाई जेड अपॉन सी डी एक्स डी वाई इंटू में डी जेड, ये अपने पास फाइनल सॉल्यूशन आता है,
ठीक है। तो अगर अपन यहाँ देखें तो इस तरह से आप इसको 2D और 3D के अंदर सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपका ये जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स थी, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, और आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट होती है, इसको नोट कर लो।